नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। शुरू करते हैं हमारा चैप्टर पार्ट 1 जो स्टार्टिंग का टॉपिक है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये टॉपिक्स ना आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़े हुए हैं, है ना। बस यहाँ पर हमें थोड़ा सा इसको कनेक्ट करना है नेशनलिज्म वाले टॉपिक से कि इन सब की वजह से कैसे हमारे देश में नेशनलिज्म राइज हुआ। जो हम बात कर रहे हैं नेशनलिज्म जो कि यूरोप में राइज हुआ था, वो इंडिया में भी राइज हुआ कि सब लोग आपस में एक फील करने लगे। तो इसका इंट्रोडक्शन जो है पहले टॉपिक का वो ये है कि आफ्टर 1919 नेशनल मूवमेंट और ज्यादा स्प्रेड होता है। इसके कुछ रीजन है क्यों स्प्रेड होता है, क्योंकि प्रॉब्लम्स आती हैं कुछ ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाले टाइम पीरियड में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 18 में हुई है, ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो इसमें प्राइस बढ़ जाते हैं चीजों के, एसेंशियल जो चीजें होती है उनकी प्राइस बढ़ जाता है क्योंकि वॉर में शॉर्टेज होती है, इस वजह से, है ना। 1918 से 21 में क्रॉप फेलियर हो जाता है, जो खाने की बेसिक नीड है, बेसिक नीड जो कि खाने की बेसिक नीड की जो चीजें हैं उसका फेलियर हो गया। अब उस वजह से प्राइस बढ़ रहा है। अब प्राइस बढ़ रहा है तो सीधी सी बात है लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। सेंसस जो है 1921 का, जो जनगणना होती है 1921 में, उसमें क्या होता है, उसमें ये पता चलता है कि 12 to 13 मिलियन पीपल की डेथ हो जाती है। क्यों हो जाती है? उस टाइम पे एपिडेमिक्स, फेमाइंस वगैरह ऐसी सिचुएशन की, खाने की कमी है प्लस कुछ बीमारियां हो जाती हैं जिस वजह से लोगों की डेथ हो जाती है। अब आपको समझ आ रहा है कि सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही है ना, सिचुएशन बेकार चल रही है, वर्ल्ड वॉर अलग से चल रही है इस टाइम में। तो इन सब के टाइम के लिए आफ्टर 1919 लिखा हुआ है नेशनल मूवमेंट और ज्यादा, जो इससे पहले थोड़ा बहुत राइज हो रहा है कि सभी लोग एक फील कर रहे हैं, वो और ज्यादा स्प्रेड होता है। और इसमें सबसे बड़ा रोल होता है महात्मा गांधी का। तो एक नेशनल लीडर की नीड होती है, तो वो नेशनल लीडर के रूप में उभरते हैं महात्मा गांधी, जो कि पूरे देश के लोगों को एक करने का काम करते हैं, या हम कह सकते हैं पूरे देश को मिलाकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई करते हैं और इस सिचुएशन से लोगों को उबारने का काम करते हैं। सो यही हमारा इंट्रोडक्शन था। अब हम देखेंगे जो पहला टॉपिक है हमारा वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इसने कैसे लोगों को कनेक्ट किया, यही हमारा टॉपिक। तो दोस्तों हमारा 1.1 टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि है आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह का बेसिक सा मीनिंग है फाइटिंग फॉर द ट्रुथ, ट्रुथ के लिए फाइट करना, बट विदाउट बीइंग वायलेंट, बिना हिंसा के फाइट करना, लड़ाई झगड़े के फाइट करना। ये कंसेप्ट गांधी जी ने डेवलप किया था। गांधी जी इंडिया आए थे 1915 में, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। उससे पहले वो साउथ अफ्रीका में थे, अपनी लॉ की प्रैक्टिस कर रहे थे। वहां पर भी उनको ये सारी चीजें फेस करनी पड़ती थी कि गवर्नमेंट भेदभाव करती थी लोगों के बीच में, जो व्हाइट लोग थे, ब्लैक लोग थे। तो जब उन्होंने ये सारी चीजें फेस की तो उन्होंने वहां पर भी ये सारी चीजें डेवलप की, जिससे कि उनको कुछ इनिशियल स्टेज में फायदा भी हुआ, वो सक्सेसफुल भी रहे अपने मेथड्स में। उन्होंने वही मेथड्स लाकर इंडिया में यूज किए, ठीक है। सो उसको हम देखते हैं कि गांधी जी जब इंडिया में आए तो उन्होंने इंडिया में आकर 3 मेन मूवमेंट चलाए। 3 मेन मूवमेंट जो थे 1916 में उन्होंने चंपारण बिहार में एक जगह है जहां पर ना किसानों को इंडिगो उगाने के लिए जबरदस्ती फोर्स किया जाता था। किसान उससे नाराज थे, है ना, क्योंकि उनकी जो इंडिगो थी वो सॉइल की फर्टिलिटी खराब कर देती थी। तो गांधी जी वहां पर जाते हैं, एक एंट्री लेते हैं, जैसे मूवी में एक हीरो एंट्री लेता है, और एक पहला उनका मूवमेंट होता है। इस मूवमेंट से उनको इतनी पॉपुलैरिटी मिल जाती है कि वो बहुत सारे एरिया में लोग उनको जान जाते हैं, ठीक है। वो बिना लड़ाई झगड़े के अपना नॉन वायलेंट तरीके से मूवमेंट करते हैं और ब्रिटिशर्स से अपनी बात मनवा लेते हैं। जो किसानों को अपनी एक लैंड के पोर्शन पर जबरदस्ती इंडिगो उगानी पड़ती थी, प्लस उनको पैसे भी बहुत कम मिलते थे, इस तरह की कंडीशन थी, टैक्स वगैरह भी ज्यादा था, ये सारी सिचुएशन, ठीक है। तो सक्सेसफुल रहते हैं, तो पहला उनका मूवमेंट काफी सक्सेसफुल रहता है। 3 मूवमेंट होते हैं। पहले 3 मूवमेंट जो छोटे छोटे मूवमेंट है, बट वो तीनों गांधी जी को एक मास लीडर बना देते हैं। 1917 में उनको खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में इनवाइट किया जाता है। वहां पर जो पीजेंट है वो इस वजह से परेशान होते हैं क्योंकि उस टाइम एपिडेमिक वगैरह आया होता है, तो उस टाइम किसानों की फसल अच्छी नहीं होती, ठीक है। एपिडेमिक या कह सकते हैं ये नेचुरल डिजास्टर होता है उस टाइम पे कुछ, तो जिस वजह से किसानों की फसल अच्छी नहीं होती, तो किसान उनको बुलाते हैं और ब्रिटिशर्स उनसे टैक्स चार्ज कर रहे होते हैं, जबकि किसान टैक्स देने की कंडीशन में नहीं है। तो गांधी जी वहां पर जाते हैं, किसानों के साथ अगेन मूवमेंट करते हैं और सक्सेसफुल हो जाते हैं। इसके बाद अगले साल 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक
इसको बोलते हैं हम कि मिल वर्कर्स जो होते हैं उनसे काफी ज्यादा वर्किंग आवर्स काम लिया जाता है, उनकी सैलरी बढ़ाई नहीं जाती, पेमेंट बहुत कम दी जाती है, उनकी जो डिमांड रहती है उसके लिए गांधी जी जाते हैं, उनके साथ रहते हैं, कुछ दिनों के लिए स्ट्राइक करवा देते हैं, मतलब काम करवाना बंद करवा देते हैं वर्कर्स का। इस तरीके से तो नॉन वायलेंट तरीके से ही काम करते हैं और सक्सेसफुल होते हैं। जो ये तीनों मूवमेंट है, ये तीनों बहुत बड़े मूवमेंट नहीं रहते, लेकिन गांधी जी को बहुत बड़ा लीडर बना देते हैं। जो कि जनरली आए होते हैं, लोग इनको जानते नहीं है साउथ अफ्रीका से इतना, जब ये इंडिया आते हैं, लेकिन जब ये मूवमेंट करते हैं एक इनका एक नेशनल लेवल पे एक चेहरा सामने आता है, लोग जानने लग जाते हैं, इससे गांधी जी की एक इमेज बिल्डअप होती है। फिर ये कैसे नेशनलिज्म की फीलिंग को प्रमोट करने में एक अहम रोल प्ले करते हैं, ये हम आगे समझेंगे। थैंक यू। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक 1.2 द रॉलेट एक्ट नाम लिखा हुआ है। हालांकि इसमें केवल रॉलेट एक्ट ही नहीं पढ़ना हमें, उसके आसपास भी बहुत सारी चीजें हुई हैं, और हम मेनली कह सकते हैं जो हमारा पार्ट 1 है उसका मेजर पोर्शन हम कवर कर लेंगे, जो खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, वो सारी चीजें। क्या होता है कि हमें अभी पिछले उसमें ये समझ आया कि गांधी जी की एक इमेज बन चुकी है, उन्होंने प्रोटेस्ट जो थे छोटे लेवल के उनमें सक्सेस पाई, तो उनका नाम चल रहा है, ठीक है। गांधी जी एक नेशनल हीरो की तरह राइज हो चुके हैं ऑलरेडी। इसके बाद क्या होता है, वर्ल्ड वॉर खत्म होती है, कांग्रेस जो कि एक्टिव थी है ना कंट्री में, मेनली वही डील कर रही थी ब्रिटिशर्स के साथ इंडियंस की डिमांड को लेकर। तो उनकी डिमांड थी कि हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं वर्ल्ड वॉर में, वर्ल्ड वॉर के बाद शायद ब्रिटिशर्स हमें कुछ रिलैक्स कर देंगे और हमारे देश को कुछ मतलब फायदा हो जाएगा, हम फ्रीडम मिल जाएगी थोड़ी सी, ये सारी चीजें। बट वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसा नहीं होता है। जो मॉन्टेग्यू चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म आते हैं उसमें क्या होता है, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि जिससे लगे कि ब्रिटिशर्स ने हमें कुछ फायदा पहुंचाया, जबकि इंडियन सोल्जर्स ने वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया था ब्रिटिशर्स की तरफ से। तो थोड़ा बहुत कांग्रेस के लीडर्स नाराज होते हैं और ब्रिटिशर्स इस टाइम पे एक चीज और कर देते हैं, एक एक्ट पास कर देते हैं, रॉलेट एक्ट। ये एक सिडनी रॉलेट नाम के एक पर्सन होते हैं जो कि इस कमेटी के हेड होते हैं, उनके द्वारा एक कानून पास किया जाता है। ये क्या है, ये एक्ट 18 मार्च 1919 को पास किया जाता है। एक्ट का पर्पस क्या होता है कि किसी को भी अरेस्ट किया जा सकता है बिना किसी ट्रायल के। जनरली हम किसी को अरेस्ट करते हैं, कोर्ट में ट्रायल होता है, फिर उसको जेल में बहुत टाइम तक रखा जा सकता है। यहाँ पर ताकि ब्रिटिशर्स किसी को भी अरेस्ट करके जेल में रख सकते हैं कितने भी टाइम तक, और कोई कोर्ट में ट्रायल वगैरह उसका नहीं होगा, है ना, बिना ट्रायल के। ये एक्ट बहुत बेकार था। हमारे देश के जितने भी कांग्रेस के लीडर्स थे उनको ये बात बहुत बेकार लगी, क्योंकि एक तो हमारी डिमांड पूरी नहीं हुई, ऊपर से अरेस्ट करने वाली सिचुएशन और आ गई, ठीक है। तो किसी को भी अरेस्ट किया जा सकता है, ये वाली सिचुएशन चल रही थी। इसके खिलाफ गांधी जी जो अब तक ब्रिटिशर्स के थोड़ा सा साथ में रहकर काम करने की कोशिश कर रहे थे, अब एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं कि जिसको बोला जाता है रॉलेट सत्याग्रह। तो एक हड़ताल बुलाते हैं इसको रॉलेट सत्याग्रह, क्योंकि रॉलेट एक्ट के खिलाफ लाई गई थी, ठीक है। इसमें इसको किया जाता है 6 अप्रैल 1919 को। सो on 18 April 1919 Rowlatt Act was passed, and on 6 April 1919 Rowlatt Satyagraha was organized by Gandhi ji. After that what happens, on 10 April 1919 पुलिस फायर कर देती है जो अमृतसर एक एरिया है, वहां पर जो लोकल लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं उनके ऊपर, एंड कुछ लीडर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है, जिसमें 2 मेन लीडर्स जो होते हैं जो वहां के, उनको लोकल लीडर्स को अरेस्ट किया जाता है, जिनका नाम है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। इन दोनों को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। इससे लोगों में और ज्यादा, कम कह सकते हैं, ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो जाते हैं और ज्यादा लोग ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नफरत करते हैं, हम ये कह सकते हैं। उसके खिलाफ क्या करते हैं लोग, 13 अप्रैल 1919 जनरली एक एरिया है, एक जलियांवाला बाग का एरिया है अमृतसर में, वहां पर लोग इकट्ठा होते हैं। कुछ रीजन होते हैं, एक तो जो लीडर्स अरेस्ट किए हैं उनके लिए इकट्ठा होते हैं कि उनको आजाद कराने के लिए कुछ कैसे बातचीत की जाएगी, मतलब कैसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ये सारी चीजें। एंड एक वहां पर बैसाखी का फेस्टिवल भी होता है उस दिन, तो उस वजह से भी इकट्ठा होते हैं, तो काफी भीड़ होती है। वो एरिया ऐसा होता है, जो जलियांवाला बाग है वो चारों तरफ से दीवारों से घिरा हुआ है, एक ही डोर है एंट्री का और एग्जिट का। इस टाइम पे क्या होता है, जब बहुत सारे लोग भीड़ वहां पर है, तो जनरल डायर जो उस टाइम पर जिनको उस एरिया की कमांड दी जाती है अमृतसर की,
वो एंट्री करते हैं, मिसाइल अपने साथ वो तोप वगैरह लेकर, जो भी है ना, सोल्जर्स आ जाते हैं बहुत सारे, और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं भीड़ के ऊपर, और इससे बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है। जो कुआं है वहां पे, उसमें भी बहुत सारे लोग कूद जाते हैं, तो मतलब बच्चे बूढ़े सभी, मतलब बहुत ज्यादा लोगों की डेथ होती है। इस इंसिडेंट की बहुत ज्यादा वाइड लेवल पे हिंसा, मतलब बहुत ज्यादा वाइड लेवल पे इसको कह सकते हैं क्रिटिसाइज किया जाता है। जनरल डायल को इनिशियली तो ब्रिटिशर्स दिखाने के लिए तो हटा देते हैं, लेकिन बाद में उसको सम्मान करते हैं ब्रिटिशर्स कि इतना इंसिडेंट करने के बाद भी, ठीक है। तो गांधी जी वगैरह सारे कांग्रेस के लोग, नेशनल लेवल पे हमारे जितने भी लोग हैं, कॉमन लोग, सभी अगेंस्ट रहते हैं जैसे ही उनको ये खबर मिलती है, ठीक है। इसका इम्पैक्ट बहुत मतलब इंडिया के ऊपर भी पड़ता है, कि कांग्रेस के ऊपर भी, कि लोग ब्रिटिशर्स के बहुत ज्यादा अगेंस्ट हो जाते हैं, अब उनके साथ काम करने को तैयार नहीं रहते। गांधी जी इस टाइम पर जब ये चीजें हो रही हैं, तो लोग मतलब बहुत ज्यादा ऑफिसेस को तोड़ने लग जाते हैं ब्रिटिशर्स के, और कब्जा करना शुरू कर देते हैं, ये सारी चीजें भी होती हैं। तो गांधी जी ना ये मूवमेंट वापस खींच लेते हैं, जो रॉलेट सत्याग्रह चलाया था, तो इसको वापस ले लेते हैं। बट एक चीज करते हैं कि वो फ्यूचर में एक बड़ा मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया जाएगा जो पूरे कंट्री लेवल पे होगा, जिसका नाम है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसके साथ गांधी जी को एक माइंड में एक चीज और आती है कि हम हिंदू और मुस्लिम को साथ मिलाकर फाइट करेंगे ब्रिटिशर्स से, क्योंकि अलग अलग फाइट करेंगे तो सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। मुस्लिम्स को कैसे मिलाएंगे? तो यहाँ पर ना एक खिलाफत कमेटी बनाई जाती है मुस्लिम लीडर्स के द्वारा 1919 में, ठीक है। जो दो अली ब्रदर्स होते हैं, मोहम्मद अली और शौकत अली, वो दोनों मिलकर एक मतलब मुस्लिम लीडर्स होते हैं, और वो खिलाफत कमेटी बनाते हैं। खिलाफत कमेटी क्या है, और खिलाफत जो वर्ड है वो क्या है? जो टर्की है वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ फाइट कर रहा था वर्ल्ड वॉर में, और टर्की हार जाता है, ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। तो टर्की का जो लीडर होता है ना, खलीफा, उसकी सारे मुस्लिम लोग एज ए अपने लीडर की तरह रिस्पेक्ट करते हैं, और मतलब गॉड की तरह रिस्पेक्ट करते हैं, इक्वल टू गॉड रिस्पेक्ट करते हैं। फिर क्या रिजल्ट निकलता है इसका, कि जो लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, वो ब्रिटिशर्स से फाइट करना चाहते हैं, क्योंकि उनके लीडर की पावर को बहुत ज्यादा मतलब गिरा दिया जाता है, और उसको अपमानित किया जाता है खलीफा को। इसीलिए वो खिलाफत मूवमेंट चला रहे होते हैं मुस्लिम लीडर्स। गांधी जी के दिमाग में यह आता है कि हम भी एक मूवमेंट चलाते हैं, और हिंदू और मुस्लिम को एक करके एक मूवमेंट शुरू करते हैं, जिससे कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी बनी रहेगी, और एक ब्रिटिशर्स के खिलाफ फाइट भी होगी। तो गांधी जी सितंबर 1919 में कांग्रेस के जो कलकत्ता सेशन होता है, ये सेशन जरूर याद रखना, ये आता है बोर्ड में, कि कलकत्ता सेशन में क्या करते हैं, एक मूवमेंट, एक बिल पास करवा देते हैं जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का है ना, और ये पास हो जाता है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया जाएगा, और खिलाफत मूवमेंट के साथ मिलाकर चलाया जाएगा, है ना। 1921 की जो जनवरी है, ये मूवमेंट स्टार्ट होता है। कलकत्ता सेशन में पास होता है सितंबर 1920, ये दो डेट हैं, ये दोनों याद रखना। और इस तरह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि उसका क्या रिजल्ट निकलता है, और इससे हमें ये समझ आ रहा है कि कैसे बहुत सारे लोग कनेक्ट हो रहे हैं गांधी जी के साथ, और अलग अलग लीडर्स, नए नए लीडर्स भी राइज हो रहे हैं इस टाइम पे, और नेशनलिज्म की फीलिंग बेसिकली राइज हो रही है पूरी कंट्री में। यही हमारा चैप्टर है जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। तो जहां पर हमें ये समझना है कि कैसे लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग, कनेक्टेडनेस हुई, तो सभी लोग अब इकट्ठा हो रहे हैं, तो हमें कॉमनली कुछ समझ आ रहा है ये चैप्टर का मतलब क्या है। थैंक यू। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा 1.3, जो पार्ट 1 का 1.3 पार्ट है, वाई नॉन कोऑपरेशन। अभी हमने नॉन कोऑपरेशन को ज्यादा नहीं पढ़ा है, बस हमने ये समझा है कि नॉन कोऑपरेशन की नीड क्यों पड़ी, कैसे एक बैकग्राउंड तैयार होता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का। थोड़ा सा समझ आ रहा है कि गांधी जी है ना कैसे राइज हो गए हमारे इंडिया में, एंड कैसे अलग अलग मूवमेंट हुए, और एक इतना बड़ा जो मूवमेंट होता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उसकी कैसे नीड पड़ी। इस मूवमेंट को हम अगले पार्ट में वैसे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमें ये बोला जा रहा है कि वाई नॉन कोऑपरेशन, की नॉन कोऑपरेशन का क्या मीनिंग है, और नॉन कोऑपरेशन क्या है बेसिकली। सो अपनी एक बुक में, गांधी जी जो हिंद स्वराज एक बुक है जो गांधी जी ने लिखी है 1919 में, वो एक बात उसमें डिस्कस करते हैं कि नॉन कोऑपरेशन का क्या मीनिंग है, ठीक है। तो इसमें वो बताते हैं कि हम जो इंडियंस हैं, उन्होंने ना कोऑपरेट किया है, तभी ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए। अगर वो कोऑपरेट नहीं करते तो ब्रिटिशर्स नहीं आ पाते। तो अब हम कोऑपरेट नहीं करेंगे, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स को
हमारे यहाँ से जाना पड़ेगा। कॉपरेट कैसे नहीं करेंगे कि हम उनकी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम उनकी आर्मी ज्वाइन नहीं करेंगे, उनकी पुलिस ज्वाइन नहीं करेंगे, वो जो हमें टाइटल दे रहे हैं वो ज्वाइन नहीं करेंगे, एंड वो हम उनकी सारी सर्विसेज जैसे लॉयर्स अपनी लॉ में प्रैक्टिस छोड़ देंगे, जो ब्रिटिशर्स स्टूडेंट्स अपना स्कूल जाना कॉलेज जाना वो सब छोड़ देंगे। इन सब को बोलेंगे हम नॉन कॉपरेशन, कि हम ब्रिटिशर्स जो भी कह रहे हैं ना हम वो कॉपरेट ही नहीं कर रहे उनके साथ। और फिर अगर ब्रिटिशर्स एग्रेसिवली हमसे बात करते हैं, रिप्रेस करते हैं हमें, फिर हम सिविल डिसोबीडिएंट पर आ जाएंगे। नॉन कॉपरेशन में हम वायलेंट तरीका यूज नहीं कर रहे, सिविल डिसोबीडिएंट में हम क्या करना शुरू कर देंगे कि हम उनके कानून वगैरह फॉलो नहीं करेंगे, हम उनकी बातें ही नहीं मानेंगे कुछ भी। यहाँ पर हम केवल कॉपरेट नहीं कर रहे, वहां पर हम कानूनों को तोड़ना शुरू कर देंगे, तो सिविल डिसोबीडिएंट पे आ जाएंगे। तो ये हिंद स्वराज नो मैगजीन है जो 1919 में लिखी थी, उसमें ये सब चीजें डिस्कस की गई थी, ठीक है, कि बॉयकॉट वगैरह करेंगे, ये सारी चीजें थी, ठीक है। अब जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है ना, उन जो हमने कहा था कि सितंबर में जो कलकत्ता वाला सेशन था उसमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होगा, ये डिसाइड कर लिया जाता है। लेकिन कांग्रेस वगैरह के अंदर ना अभी तक मतलब एग्रीमेंट नहीं बन पा रहा था कि क्या होगा कैसे होगा। कुछ लोग चाहते नहीं थे कि ऐसा हो, क्योंकि कुछ लोग ब्रिटिशर्स के साथ रहना चाहते थे, या हम कह सकते हैं इलेक्शन वगैरह में पार्टिसिपेट करना, या जो भी सर्विसेज थी जो भी टाइटल मिले हुए थे वो लेना चाहते थे। तो इस तरह की चीजें चलती हैं, ठीक है। तो दिसंबर का जो सेशन है जो नागपुर में होता है दिसंबर 1920, उसमें एग्रीमेंट बना लिया जाता है फाइनली कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होगा, कैसे होगा, जो लीडर्स हैं वो डिसाइड कर लेते हैं, और जनवरी से मूवमेंट शुरू हो जाता है, जनवरी 1921 से। ये बात हमें समझ आ रही है, ये हमने अभी डिस्कस करा था कि दिसंबर 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में पूरा एग्रीमेंट, सितंबर में भी डिस्कशन होता है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि सितंबर में ये कह रहे हैं कि खिलाफत मूवमेंट भी होगा, नॉन कॉपरेशन भी होगा, बट फाइनली एक वो चीज डिसाइड नहीं की जाती कैसे होगा। दिसंबर में ये सारी चीजें डिसाइड कर ली जाती हैं, और नेक्स्ट पार्ट में हम समझेंगे वो मूवमेंट में इन द एंड क्या हुआ। जो हम कह रहे हैं कि जनवरी 1921 से स्टार्ट हुआ, क्या क्या हुआ है उसमें, ये हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो हमारे चैप्टर का पार्ट 1 जो हम कह सकते हैं वो खत्म हुआ है। अगले पार्ट में हम इसको समझेंगे। चैप्टर बहुत इजी है, आपको समझ आ रहा होगा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज शुरू करते हैं हमारा चैप्टर, जो चैप्टर 2 ऑफ हिस्ट्री चल रहा था उसका पार्ट 2। पार्ट 2 का नाम है डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट। डिफरिंग स्ट्रैंड विद इन द मूवमेंट मतलब हम मूवमेंट को देखेंगे कि मूवमेंट के अंदर क्या क्या अलग अलग चीजें हो रही थी, उसको समझने की कोशिश करेंगे। सीधी सी बात है, मूवमेंट स्टार्ट हो चुका है हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये हम पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं, ठीक है। गांधी जी ने डिसाइड कर लिया है कि, और बिल वगैरह पास हो चुका है जो हमारे 20 दिसंबर में सेशन था उसमें, है ना। जनवरी 21 से मूवमेंट स्टार्ट होता है, एनसीएम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। इसको हम समझेंगे, इसके अंदर क्या होता है। जो टॉपिक 2.1 है उसका नाम है मूवमेंट इन द टाउन, कि मूवमेंट शहरों में किस तरह होता है, ठीक है। तो किस तरह होता है, मेनली फोकस दिया जाता है बॉयकॉट करने पर। बॉयकॉट का मतलब होता है बहिष्कार करना, किसी भी चीज को यूज नहीं करेंगे हम ब्रिटिशर्स की, तो दैट इज कॉल्ड बॉयकॉट, ठीक है। सो बॉयकॉट फॉर एग्जांपल आप अपनी तरफ से ले सकते हो कि बहुत बार हम, है ना, किसी चीज को, किसी से बात करना छोड़ देते हैं, हम कहते हैं हम इससे बात ही नहीं करेंगे, या हम कहते हैं मैं ये चीज खाऊंगा नहीं, बच्चे जिद करने लगते हैं बहुत बार, है ना। तो इस सेंस में हम कह रहे हैं कि इसको मैं टच ही नहीं करूंगा, ठीक है। तो बॉयकॉट, लोग बॉयकॉट करना शुरू करते हैं ब्रिटिश से रिलेटेड चीजों का, ठीक है। तो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की मेन थीम रहती है। बॉयकॉट कैसे होता है, बॉयकॉट फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कॉलेज स्कूल जाना छोड़ देते हैं, है ना। कॉलेज स्कूल जाना, क्योंकि सारे कॉलेज स्कूल सब पर ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस का, ब्रिटिशर्स का कब्जा होता है, सारे ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस होते हैं, है ना। तो बड़ी अच्छी खबर होती है कि बच्चों को अब स्कूल नहीं जाना, कॉलेज स्टूडेंट्स को कॉलेज नहीं जाना, है ना। तो आप भी सोच रहे होगे कि ऐसा कोई मूवमेंट अब छिड़ जाए तो हमें भी न जाना पड़े, बट ठीक है, ऐसा उस टाइम पे नीड थी, वो जरूरत थी, आपको ऐसा नहीं सोचना है ना। आगे शुरू करते हैं। टीचर्स जॉब छोड़ देते हैं अपनी, टीचर्स अपनी जॉब छोड़ दें, लॉयर्स वगैरह अपनी प्रैक्टिस छोड़ देते हैं। इलेक्शंस को बॉयकॉट कर दिया जाता है। जो प्रोविंसेस में इलेक्शन होने वाले होते हैं, जो अलग अलग प्रोविंसेस बनी होती हैं, उन इलेक्शंस में कि इंडियंस लोग पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, ठीक है। एंड बट एक एक्सेप्शन केस रहता है, मद्रास नाम की जो जगह है, वहां पर मद्रास जो प्रोविंसेस है उसमें जस्टिस पार्टी इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करती है। जस्टिस पार्टी
एक्चुअली नॉन ब्राह्मण लोगों की पार्टी होती है, तो वो मानते हैं कि कांग्रेस वाले लोग जो हैं वो ब्राह्मण से, इस वजह से हम उनसे अलग है थोड़ा सा, है ना, तो हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है, तो ये थोड़ा सा पार्टिसिपेट करते हैं, ये एक्सेप्शन केस रहता है, बाकी सारी चीजें बॉयकॉट की जाती है। कुछ और चीजें हम देखें तो फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट कर दिया, जितने भी फॉरेन प्रोडक्ट्स आ रहे हैं सबका बॉयकॉट कर दिया, ठीक है। फॉरेन क्लॉथ, फॉरेन जो ब्रिटिश के यहाँ से मिल मेड क्लॉथ बने हुए आ रहे थे, सारे क्लॉथ, इंडियन क्लॉथ्स को इनकरेज किया गया, खादी वगैरह को प्रमोट किया गया, ठीक है। लिकर शॉप्स वगैरह को बॉयकॉट कर दिया, तोड़ दिया, दुकानों को जला दिया, ये सारी, ठीक है। फॉरेन क्लॉथ्स में भी ये था कि दुकानों को जला दिया, कपड़े इकट्ठा करके जलाए जा रहे हैं, ये सारी चीजें की जा रही है। 1921 से 22 वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड फॉरेन क्लॉथ फेल फ्रॉम 102 करोड़ टू 57 करोड़। ब्रिटिशर जो इंडिया में कपड़े मंगा रहे होते हैं, ठीक है, वो मतलब कपड़े बेचने के लिए ला रहे होते हैं, उनकी वैल्यू कितनी गिर जाती है आप देखोगे तो 102 करोड़ रुपए के जो कपड़े आ रहे होते हैं 1921 में, वो 1922 तक आते आते 57 करोड़ के ही रह जाते हैं, यानी लोग यूज करने से ही मना कर देते, तो बिल्कुल हाफ हो जाती है वैल्यू उनकी, ठीक है। इसके बाद इंडियन प्रोडक्शन बढ़ता है, ठीक है, इंडियन जो प्रोडक्ट्स हैं उनका प्रोडक्शन बढ़ता है, इंक्रीज होता है, क्योंकि ब्रिटिशर्स को बॉयकॉट किया जा रहा है, तो सीधी सी बात है हमें ऑप्शन चाहिए कुछ। मूवमेंट की एक नेगेटिव चीज क्या रहती है कि मूवमेंट ना तो स्टार्ट तो बहुत अच्छे होता है, लेकिन धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाता है। क्यों स्लो डाउन हो जाता है? क्योंकि खादी बहुत एक्सपेंसिव थी, ठीक है, तो टाउन वगैरह में जो लोग पास जब मिल मेड कपड़ा उपलब्ध है, वो सस्ता मिल रहा है, तो लोग बहुत लंबे टाइम तक उससे दूर नहीं रह पाते, ठीक है। एंड इंडियन इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो होते नहीं है उस टाइम पे, स्कूल कॉलेज लॉ वगैरह सारी चीजें ब्रिटिशर्स की होती हैं। अब जितने भी लोग डिग्री करे बैठे हैं उनकी जॉब वहीं से चल रही है, अब वो लोग क्या करें, तो उनके पास ये प्रॉब्लम है, जरूरत रहती है, तो वो थोड़े टाइम बाद उनको ज्वाइन करना पड़ता है, तो इस वजह से मूवमेंट धीरे धीरे कुछ एरियाज में स्लो डाउन हो जाता है। लेकिन ये हमने समझा कि मूवमेंट कैसे चल रहा है ना, तो कुछ चीजें हमें समझ आई, बेसिक सी बात है, ज्यादा कुछ है नहीं, है ना। तो ये 1921 में जो बहुत बड़ा मूवमेंट पहला स्टार्ट करवाया गांधी जी ने, जो इतने बड़े लेवल पे, उसको हमने समझा। थैंक यू। शुरू करते हैं पार्ट 2 का टॉपिक 2.2, रिबेलियन इन कंट्री साइड। कंट्री साइड का मतलब क्या है? दूर दराज के इलाकों में जो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो कैसा रहा, ठीक है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, मेनली 2 एग्जांपल्स के साथ। किसानों का मूवमेंट देखेंगे हम अवध में, और एक ट्राइबल मूवमेंट देखेंगे हम आंध्र प्रदेश की गुडेम हिल्स वाले एरिया, ठीक है। तो शुरू करते हैं अवध से, ठीक है। अवध में किसानों को मूवमेंट को लीड करते हैं बाबा रामचंद्र, ठीक है। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जो दिया हुआ है कि एक फिजी जो ऑस्ट्रेलिया के पास एक आइलैंड ग्रुप वाला एरिया है, वहां पर एक इंडेंचर लेबर रहते हैं, ठीक है, बाद में यहाँ पे आ जाते हैं और ये मूवमेंट को लीड करते हैं, ठीक है। सो बाबा रामचंद्र इस मूवमेंट को लीड करते हैं। ये मूवमेंट किसके अगेंस्ट होता है? जो लोकल तालुकादार और लैंडलॉर्ड होते हैं, ठीक है। ये लोग किसानों से बहुत ज्यादा रेंट चार्ज करते हैं, टैक्सेस चार्ज करते हैं, उनसे बंधुआ मजदूरी करवाते हैं, उनसे बेगार करवाते हैं। बेगार वर्ड यूज हो रहा है ना, बेगार मतलब उनसे वो काम जिसके बदले में उन्हें कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। तो सीधी सी बात है, किसान परेशान है ना। और जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा होता है तो उसकी आड़ में ये किसान भी अपना मूवमेंट चलाते हैं, तो उसके साथ ये मूवमेंट भी चलता है, ठीक है। इसके रीजन ये की डिमांड ऑफ हाई रेंट, टैक्सेस, बेगार एटसेट्रा, और भी बहुत सारे रीजन होते हैं, ठीक है। मूवमेंट के टाइम पर एक चीज जो फेमस होती है, जो की जाती है, ये लोग लैंडलॉर्ड वगैरह को सर्विस देना बंद कर देते हैं। जो नाई और धोबी होते हैं, ठीक है, नाई और धोबी जो काम करते हैं वो काम लैंडलॉर्ड के लिए करना बंद कर देते हैं। या हम कह सकते हैं जैसे नाई शेविंग वगैरह करना, बाल काटना, तो लैंडलॉर्ड वगैरह का बहिष्कार कर देते हैं, उनको सर्विसेज नहीं दी जाएंगी। धोबी उनके कपड़े नहीं धोएंगे, तो नाई धोबी बंद जो ये वर्ड दिया गया है, इसका मतलब ये है कि ये लोग अपनी सर्विसेज नहीं देंगे, ठीक है। तो मूवमेंट के टाइम पे ये चीज चलती है, और भी बहुत सारी चीजें की जाती है ना। विजिट ऑफ जवाहरलाल नेहरू इन जून 1920, किसानों की जो प्रॉब्लम थी उसके लिए पहले मूवमेंट शुरू होने से पहले ही जून में एक बार जवाहरलाल नेहरू विजिट करते हैं, किसानों के साथ बातचीत करते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। कुछ कमिटीज वगैरह बनाई जाती है, अवध किसान सभा ऑर्गेनाइज की जाती है, इसकी 300 के आसपास ब्रांचेस बना दी जाती है जो आसपास के विलेजेस में रहती हैं। और जब मूवमेंट शुरू होता है तो ये सब का जो ये सारी सभाएं होती है, ये सब भी इनको सपोर्ट करती है, कांग्रेस को और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, और ये भी इनके साथ खड़ी हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए ये जो पीजेंट मूवमेंट ऑफ अवध है,
ये भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का एक पार्ट बन जाता है। ठीक है, कांग्रेस लीडरशिप हालांकि मूवमेंट जिस तरह से चला, जो किसान मूवमेंट था उससे हैप्पी नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ये था कि हम हिंसा नहीं करेंगे, बट ये लोग लैंडलॉर्ड के अटैक करना, उनके घरों को तोड़ना, लूटपाट करना, ये सारी चीजें इस मूवमेंट के टाइम पर हुई। तो कुछ बातों से खुश नहीं थे। तो हालांकि ये मूवमेंट भी पार्ट रहा किसका? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। एक मूवमेंट और है जो ट्राइबल मूवमेंट है, आंध्र प्रदेश के गुडेम हिल्स वाले एरिया में। ट्राइबल लोग कौन होते हैं? आदिवासी, जो जंगलों में रहते हैं मेनली, है ना, जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं। ट्राइबल पीजेंट को ने भी स्वराज का मैसेज अपनी तरीके से लिया कि वो जैसे जो मेनली स्वराज का मतलब जो गांधी जी या कांग्रेस का मीनिंग था कि हर कोई अपनी तरफ से उसका, इनका मकसद ये था, इनका जो मेन पर्पस था कि हमें अपने एरिया को स्वतंत्र कराना है। हमारा जो इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी, जो मेन रीजन था ना इनका प्रोटेस्ट का, रिस्ट्रिक्शन था कि इनको जंगलों में एंट्री नहीं दी जाती थी, सारे फॉरेस्ट वगैरह वाले एरिया पर ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया। अब इनकी जो लेवलीहुड थी वो चली फॉरेस्ट से रही थी, बट ब्रिटिशर्स के आने के बाद बिल्कुल ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट में एंट्री करने, उनसे जबरदस्ती और भी बहुत सारे कामों में ट्राइबल्स को लगा दिया जाता था, तो ये परेशान थे। ठीक है, इनके लीडर अलोरी सीताराम राजू, जो ट्राइबल एरिया में, जो इस एरिया में लीडर होते हैं, ये एक नॉर्मल पर्सन थे, लेकिन हालांकि इनको एक कह सकते हैं हम कि गॉड के भेजे हुए पर्सन की तरह रिप्रेजेंट किया गया। इनके पास दैवीय शक्तियां, ये सारी बातें फैलाई गई, तो लोग इनकी तरफ और ज्यादा अट्रैक्टेड हुए। ये गांधी जी से इन्फ्लुएंस थे बहुत ज्यादा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से इन्फ्लुएंस थे। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब चला तो इन्होंने भी ट्राइबल मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया और ट्राइबल प्रोटेस्ट को स्टार्ट किया। ठीक है, लेकिन एक चीज ये थी कि ये फोर्स का यूज करने के लिए कहते थे, ये इनका मानना था कि बिना फोर्स यूज करे हम ब्रिटिशर्स को नहीं हटा सकते। ठीक है, तो यहाँ पर भी हिंसा हुई ट्राइबल मूवमेंट के टाइम पर। ये बात भी कांग्रेस लीडरशिप को पसंद नहीं थी, जो मेन बात थी। बाकी सारी चीजें ठीक है चली इसके हिसाब से, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ साथ चली। इसको 1924 में अरेस्ट कर लिया जाता है और इनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, इनको मार दिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा। ठीक है, लेकिन इनके ये बहुत फेमस होते हैं, इनकी फिर ट्राइबल लोग वगैरह इनकी कहानियां वगैरह पढ़ते हैं, आगे वाले टाइम में भी सुनाते हैं, तो एक मतलब एक कल्चर का पार्ट बन जाते हैं ये भी। तो इस तरह से हमने दो मूवमेंट देखे, ट्राइबल मूवमेंट और पीजेंट मूवमेंट ऑफ अवध। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। टॉपिक बहुत इजी है। पहले टॉपिक 2.1 में हमने समझा कि मूवमेंट नॉर्मली पूरी कंट्री में जो मेन एरियाज थे उसमें कैसे चला। बाकी अब हमने टॉपिक 2.2 में समझा कि दूर दराज के इलाकों में, ठीक है, पीजेंट मूवमेंट इन अवध और पीजेंट मूवमेंट, ट्राइबल मूवमेंट इन गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। हम टॉपिक 2.3 पर आ चुके हैं। तीसरे टॉपिक 2.3 का नाम है स्वराज इन द प्लांटेशंस। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक हमें समझने में मदद करेगा। जो प्लांटेशंस, वो एरिया जहां पर ब्रिटिशर्स ना वर्कर्स को ले जाते थे और उनको वहीं पर रखते थे और उनसे फिर अपना काम करवाते थे। वहां पर प्लांटेशन जनरली होती है कि जहां पर किसी एक ही क्रॉप की खेती की जाती है, एक बड़ा एरिया है वहां पर, जैसे मेनली वो क्रॉप जो मार्केट में सेल ज्यादा होंगी। ठीक है, सिंगल क्रॉप, जैसे कहीं चाय की खेती की जा रही है, कहीं पे कॉफी की जा रही है, इस तरह से। तो प्लांटेशंस स्पेसिफिकली दूर दराज के जहाँ पे एरिया होते थे वहां पर वर्कर्स को ले जाया जाता था, वहीं पर रखा जाता था और वहां उनसे काम करवाया जाता था। तो जो वर्कर्स थे वो परेशान थे क्योंकि एक उनको घर भी नहीं जाने दिया जाता था। एक इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट आया था 1859 में, जिसके अकॉर्डिंग ये था कि वर्कर्स बिना परमिशन के घर नहीं जा सकते और इवन उनको जाने के लिए अलाउ ही नहीं किया जाता था। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए जाते थे कि वो घर जा ही नहीं पाते थे। तो जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था तो वर्कर्स ने भी मतलब उनको भी चीज, वो भी इन सबसे इन्फ्लुएंस थे, तो उन्होंने घर जाने की कोशिश की, उन्होंने अथॉरिटीज की बात मानने से मना कर दिया, लड़ाई झगड़ा करना अपनी लोकल अथॉरिटीज से, ये सारी चीजें करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो वर्कर्स गांधी जी से इन्फ्लुएंस थे, लेकिन जब वो ये चीजें करने लगे तो वो हालांकि वो अपने घर नहीं पहुंच पाए, या हम कह सकते हैं जब वो घर पहुंचने की कोशिश कर रहे तो रास्ते में रोक लिया जाता था, पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता था, ये सारी चीजें। तो इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी ड्यूरिंग प्रोटेस्ट। ठीक है, ये स्वराज का भी अपना ही कोई मीनिंग ले रहे थे कि स्वराज का मतलब होगा कि अब सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, देश में सब बढ़िया होगा, है ना, ये सारी चीजें। तो इनका भी अपनी इंटरप्रिटेशन थी। जो कांग्रेस और गांधी जी का स्वराज का मतलब था कि हम ब्रिटिशर से आजाद होंगे, यहाँ पर हर कोई अपना अलग मीनिंग निकाल रहा था।
तो सेम यहाँ पर वर्कर्स ने भी अपना मीनिंग था कि हम आजाद हो जाएंगे, हम अब फ्री रहेंगे, हम आराम से, हमें कोई टेंशन, सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, ठीक है। ये गांधी जी के जो कांग्रेस का प्लस अपना एक नारा इनका भी था, स्वतंत्र भारत, ठीक है। स्वतंत्र भारत वगैरह जो नारा था, ये उससे ये भी उस नारे को, उस स्लोगन को यूज करने लगे, और इससे ये पता चलता है कि ये भी मतलब जो नेशनल यूनिटी को प्रमोट करने वाली चीज कि ये केवल लोकल ही नहीं रह गया था मूवमेंट, जो प्लस ये वाला जो वर्कर्स वाला मूवमेंट है, इसने नेशनल यूनिटी को शो करने के लिए, नेशनल यूनिटी यहाँ से शो हो रही है, ठीक है। कैसे शो हो रही है, तो स्वतंत्र भारत मतलब पूरे भारत का नाम लिया जा रहा है, तो यहाँ पर ये लोग केवल अपनी प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहे, पूरी भारत की बात कर रहे हैं। तो ये चीज, तो कुछ चीजें ऐसी थी जिससे नेशनल यूनिटी देखने को मिली। तो इसी तरह से हमारे टॉपिक 2.3 पार्ट 2 खत्म होता है, और हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किस तरह से चला, इस पार्ट 2 में पूरे में यही समझा हमने। अब हम पार्ट 3 में ये समझेंगे मूवमेंट के बाद क्या क्या चीजें होती है। थैंक यू दोस्तों। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। शुरू करते हैं पार्ट 3 अपने चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया का। पार्ट का नाम है टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस। हम इसका इंट्रोडक्शन लेंगे, ये फिर आगे पार्ट पॉइंट्स में डिवाइडेड है, फिर उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो बात शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे सारे टॉपिक को कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से पहले क्या हुआ था, ठीक है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बीच में क्या क्या चीजें हुई, फिर वहां तक कैसे पहुंचे, फिर इसको नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस किया ही गया है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या क्या होता है, ठीक है। तो पहुंचते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो कि पिछला टॉपिक था, हमने पढ़ा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने चलाया, क्या क्या उसमें हुआ, है ना। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में रूरल स्थिति में, रूरल एरियाज में क्या क्या हुआ, शहरों में क्या क्या हुआ। ये मूवमेंट वापस ले लिया जाता है गांधी जी द्वारा फेब 1922 द्वारा, 1922 में, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि फेब में क्यों वापस ले लिया, जब मूवमेंट चलाया ही था गांधी जी ने, है ना। तो रीजन जानते हैं। रीजन ये था कि मूवमेंट बहुत सारी जगह पे वायलेंट हो गया। वायलेंट मतलब क्या होता है कि हिंसा फैल गई, बहुत सारी जगहों पर लड़ाई झगड़े होने लगे। गांधी जी चाहते थे कि मूवमेंट नॉन वायलेंट तरीके से चले, बट मूवमेंट वायलेंट हो गया, तो गांधी जी को मूवमेंट वापस लेना पड़ा। इसका एक मेजर रीजन जो वायलेंस का था, अगर एग्जांपल लें तो चौरी चौरा इंसिडेंट, ठीक है। ये इंसिडेंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मेजर रीजन था मूवमेंट के वापस लेने का। क्या होता है, चौरी चौरा एक विलेज या एक टाउन टाइप का एरिया है गोरखपुर के पास, जो यूपी में है, ठीक है। वहां पर भीड़ प्रोटेस्ट कर रही होती है, उस भीड़ पर पुलिस फायरिंग कर देती है। फायरिंग कर देती है, कुछ की डेथ हो जाती है, लोग पुलिस स्टेशन जला देते हैं, पुलिस वालों को जला देते हैं साथ में। तो ये इंसिडेंट से गांधी जी और ज्यादा परेशान हो जाते हैं, तो गांधी जी डिसीजन लेते हैं मूवमेंट को वापस लेने का, ठीक है। तो अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी द्वारा वापस ले लिया जाता है। इसके बाद देश में क्या होता है जानते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा, ये हमें क्लियर है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम कवर करेंगे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तक हम कैसे पहुंचते हैं, ठीक है। इसके बाद कांग्रेस के पास ना कोई स्ट्रॉन्ग एजेंडा नहीं रहता 1928 तक। स्ट्रॉन्ग एजेंडा ना रहने का मतलब क्या है कि चीजें हो रही हैं, ठीक है, ब्रिटिशर्स से डिस्कशन हो रहा है, डेली इश्यूज आ रहे हैं, बातचीत हो रही है, ठीक है, बट कोई स्ट्रांगली डील नहीं होती कि ऐसा कुछ किया जा रहा है, ठीक है। चीजें हो रही हैं, मेन चीज आती है कि इस टाइम पे और क्या क्या कंडीशंस होती है। ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन वाला टाइम चल रहा होता है, कंट्री में मंदी आ जाती है, कंट्री में नहीं वर्ल्ड लेवल पे ये मंदी आती है, इसको ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन बोला जाता है। करीब 10 से 15 साल इसका असर रहता है, ठीक है। इसका असर इंडिया पर भी पड़ता है, और इंडिया के जो पीजेंट होते हैं, किसान होते हैं, वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। सीधी सी बात है, ठीक है, किसान परेशान होते हैं, पूरी कंट्री इससे। तो इकोनॉमिक कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन, सोशल कंडीशन, सारी कंडीशन से, है ना, लोग परेशान है इस टाइम पे। ब्रिटिश गवर्नमेंट, एक नई गवर्नमेंट बनती है ब्रिटेन में। तो ये हमारे दोनों टॉपिक हमें समझ आए कि कांग्रेस के पास कोई स्ट्रॉन्ग एजेंडा नहीं रहता और ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आ जाता है, ठीक है। जो बुक में हमारे 2 या 3 पैसेज, पहले 3 पैसेज है इस टॉपिक पे, तो यही बातें हो रही हैं, ठीक है। आगे जब हम बढ़ेंगे तो एक नई गवर्नमेंट बनती है, जो कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट बनती है, ठीक है। जो न्यू टॉरी गवर्नमेंट लिखा हुआ है वहां पर, पहले वो जो ब्रिटेन में 2 पार्टियां हैं, कम्युनिस्ट पार्टी और लेबर पार्टी, ठीक है। तो कम्युनिस्ट पार्टी को ना पहले टॉरी पार्टी के नाम से जाना जाता था, तो वहां पर बुक में न्यू टॉरी गवर्नमेंट लिखा है।
तो नई गवर्नमेंट बनती है, वो गवर्नमेंट बनकर क्या काम करती है, वो कमीशन अपॉइंट कर देती है। कमीशन क्या काम करेगा, इंडिया में नए आगे आने वाले टाइम में क्या रिफॉर्म लाने कॉन्स्टिट्यूशनल, उसको देखेगा। ये कमीशन अपॉइंट किया जाता है नवंबर 1927 में, ठीक है, और ये इंडिया में आ जाता है, इंडिया में भेजा जाता है इसको फेब 1928 में, ठीक है। तो हमें ये बात समझ आ रही है कि साइमन कमीशन अपॉइंट होता है। कमीशन मतलब एक ग्रुप, साइमन कमीशन का मतलब क्या है, साइमन एक पर्सन का नाम है, ठीक है। सर जॉन साइमन हम शॉर्ट में बोल सकते हैं, इनका पूरा नाम बड़ा है ना। तो सर जॉन साइमन के नाम से आप याद रख सकते हो, वो इसके हेड होते हैं। 7 मेंबर्स एक कमेटी होती है, इसको इंडिया में आगे चेंजेस लाने के लिए है ना भेजना है, ये स्टडी करेंगे, पॉलिसी बनाएंगे, जो भी है। प्रॉब्लम क्या रहती है, ये जब इंडिया आ जाता है तो इंडियन लोग इससे सेटिस्फाई नहीं रहते, वो इसका अपोजिशन करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ना एक तो 7 मेंबर कमीशन होता है, यहाँ पर ना कोई भी इंडियन नहीं होता, सारे ब्रिटिशर्स से रिलेटेड लोग होते हैं। कोई भी इंडियन ना होने की वजह से, प्लस इनको इंडिया के लिए रिफॉर्म लाने, तो इंडियन की तो कोई बात सुनी नहीं जाएगी, यहाँ पर कांग्रेस की कोई बात नहीं सुनी जाएगी, तो इंडियन लोग इसका अपोजिशन करते हैं। जैसे ये मेंबर, ये ग्रुप इंडिया में आते हैं, तो आते ही इनको है ना साइमन गो बैक, है ना गो बैक साइमन, ये सारे स्लोगन्स के साथ इनका स्वागत किया जाता है, काले झंडे दिखाए जाते हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो अपोजिशन किया जाता है इंडियंस के द्वारा साइमन कमीशन का। ये बात हमें समझ आ रही है, इस बात को समझने में कोई इशू नहीं है ना। दोबारा से हमने क्या क्या पढ़ा अभी देखिए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया, कोई कांग्रेस के पास स्ट्रॉन्ग एजेंडा नहीं था, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन वाली कंडीशन चली रही है कंट्री में। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट साइमन कमीशन को भेजती है, साइमन कमीशन को स्वागत किया जाता है साइमन गो बैक के नारों के साथ। देश में लोग एक्सेप्ट कर नहीं रहे होते, क्योंकि कुछ चीजें की है ना, कुछ इसमें से सेटिस्फाई नहीं रहते। एक और रीजन रहता है कि इस कमीशन को है ना 1929 में आना चाहिए था, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आया था, जिसने इंडिया में बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लाए है ना, इलेक्शन वगैरह इंट्रोड्यूस किया, लेजिस्लेचर वगैरह बनाई, उसमें यह था कि हर 10 साल में ना एक कमीशन बनाया जाएगा जो एक काम करेगा। तो 10 साल अभी 1929 में होने थे, ब्रिटिशर्स ने ये पहले ही ला दिया। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था, क्योंकि इस टाइम पे उनको ये लगा कि शायद इंडिया के लोग जो नेशनल लीडर्स वगैरह हैं वो कुछ चेंजेस लाने चाह रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं इस वजह से, है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं। कांग्रेस का क्या चल रहा है इस टाइम पे, कांग्रेस के जो लीडर होते हैं जवाहरलाल नेहरू वगैरह, कुछ लोग इलेक्शंस लड़ना चाहते हैं, कुछ लोग जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस टाइप के लीडर ना, वो इस टाइम अपोजिशन के मूड में, फुल इंडिपेंडेंस वगैरह के मूड में रहते हैं। कुछ लीडर्स जो होते हैं, जो CR दास, मोतीलाल नेहरू, वो इलेक्शन वगैरह लड़ना चाहते हैं, वो है ना कांग्रेस मतलब ब्रिटिशर्स के इंस्टीट्यूशंस के अंदर जाकर काम करना चाहते हैं, वो एक स्वराज पार्टी भी बना लेते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना, ठीक है। तो कांग्रेस के पास कोई स्ट्रॉन्ग एजेंडा नहीं रहता, लेकिन हाँ कुछ चीजें हो रही होती हैं जिसमें हम ये याद रख सकते हैं कि एक स्वराज पार्टी बनाई जाती है, स्वराज पार्टी बनाई जाती है ना, स्वराज पार्टी 1923 में, ये हमें याद रखना है, ठीक है। तो कांग्रेस के पास जो स्ट्रॉन्ग एजेंडा नहीं रहता, लेकिन कुछ चीजें होती है उसको हम याद रखते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। इंडियंस जब अपोज कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, अपोजिशन चल रहा है, ब्रिटिशर्स एक ऑप्शन देते हैं कि ठीक है फिर आप बताइए कि क्या करना है आगे। तो कांग्रेस अपनी एक मीटिंग बुलाती है, जिसमें हम कह सकते हैं हेड की तरह मोतीलाल नेहरू जो होते हैं वो एक रिपोर्ट बनाते हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं, उसमें बहुत सारी बातें लिखी होती हैं, ठीक है। वो एक रिपोर्ट पेश की जाती है लखनऊ के सेशन में, जहां पर ऑल पार्टी, इंडिया में जितनी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है सारी इकट्ठा होती है वहां पर। इसको नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। ये 28 अगस्त 1928 को पेश की जाती है। इस रिपोर्ट में मेनली बातें होती हैं कि ब्रिटिश लोग इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देंगे। डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या है कि इंडियन लोगों के हाथ में पावर होगी, लेकिन ब्रिटिशर्स उनकी मतलब ब्रिटिशर्स की ऑब्जर्वेशन में या सुपरविजन में लोग काम करेंगे, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट सुपरविजन में काम करेगी, लेकिन इंडियंस के हाथ में मेजर पावर का होल्ड होगा। फेडरलिज्म होगा, या हम कह सकते हैं फंडामेंटल राइट की बात कही गई थी यहाँ पर, और भी बहुत सारी चीजें थी, ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हो, जुडिशियरी इंडिपेंडेंस हो, ये सारी बातें इन्होंने कही थी नेहरू रिपोर्ट में, ठीक है। और टाइम पीरियड दिया था 1 साल का, कि 1 साल में अगर ये चीजें नहीं हुई तो हम फाइट करेंगे फिर पूर्ण स्वराज के लिए, फुल इंडिपेंडेंस के लिए। आगे बढ़ते हैं, चीजें हो रही हैं, ठीक है। लॉर्ड इरविन
ऑफर देते हैं इस नेहरू रिपोर्ट के बदले में कि ठीक है हम डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, बट टाइम पीरियड नहीं बताते, तो वेग ऑफर होता है ना, और क्लियरली कुछ स्पेसिफाई नहीं होता है। कहा जाता है कि आगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होंगे ब्रिटेन में, वहां पर हम यहाँ से लीडर जाएंगे कांग्रेस वगैरह के, वो डिस्कशन करेंगे, तब देखते हैं क्या होता है। लोग सेटिस्फाई थे नहीं, पहले ही अल्टीमेटम दिया हुआ था, तो ये सारी चीजें कांग्रेस को एक्सेप्ट नहीं होती, जो भी ये लॉर्ड इरविन कहते हैं, ठीक है, जो वायसराय थे उस टाइम पे। दिसंबर 1929 एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होता है, लाहौर सेशन। इसमें क्या होता है, लाहौर सेशन में ना कांग्रेस ये डिसाइड करती है अब हम फाइट करेंगे पूर्ण स्वराज के लिए, क्योंकि बात मानी नहीं जा रही, पूर्ण स्वराज, फुल इंडिपेंडेंस, और एक डिसीजन लिया जाता है देश में इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा। इंडिपेंडेंस डे तो आप सोचोगे देश तो कब आजाद हुआ था, 1947 में, है ना, तो 29 को इंडिपेंडेंस डे क्यों की बात क्यों हो रही है, तो यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, डेट डिसाइड की जाती है 26 जनवरी 1930, लेकिन इंडिया भी आजाद नहीं हुआ है, बस जस्ट सेलिब्रेट कर रहे हैं कि लोगों में कॉन्फिडेंस लाने के लिए, यूनाइट करने के लिए और ब्रिटिशर्स को दिखाने के लिए, ठीक है, प्लस हम फाइट करेंगे इसके लिए, ये भी ठीक है। तो 26 जैन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, झंडा फहराया जाता है, सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये दिन बहुत रिमार्केबल होता है इंडिया की हिस्ट्री में, और इसी दिन को याद रखने के लिए हमने ना हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को 26 जैन 1950 को लागू किया, ताकि हम इस दिन को याद रख सकें, जिस दिन को हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, ठीक है। 31 जैन 1930 आगे, वैसे मेन टॉपिक जो है हमारा चैप्टर वो यहीं तक है ना, जो ये हमारा पार्ट 3 है टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस, वो यहीं तक है, लेकिन एक दो टॉपिक आगे बढ़ा देते हैं ताकि वो कनेक्ट हो जाए नेक्स्ट टॉपिक से हमारा, ठीक है। 31 जैन 1930 गांधी जी 11 डिमांड रखते हैं। अब गांधी जी को यूनाइट करना है लोगों को, और एक स्ट्रॉन्ग गांधी जी लग रहे होते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग दोबारा से प्रोटेस्ट किया जाए, जिसमें लोग है ना ब्रिटिशर्स के खिलाफ, जिससे ब्रिटिशर्स को दम दिखाया जाए अपना, ये सारी चीजें की जाए, ठीक है। तो 11 डिमांड रखते हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें होती है। मेन डिमांड जो रहती है वो होता है कि साल्ट टैक्स को खत्म किया जाए। गांधी जी साल्ट, नमक देश का हर अमीर गरीब आदमी सब खाते हैं, ना, सब यूज करते हैं, तो ये एक देश को यूनाइट करने के लिए कह सकते हो आप कि गांधी जी ये डिमांड रखते हैं कि साल्ट से टैक्स हटाया जाए, और प्लस ताकि सारे लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, सारे लोग इससे यूनाइट होंगे। और भी डिमांड रखी जाती है लॉर्ड इरविन के सामने, डिमांड एक्सेप्ट नहीं होती है, कुछ मान ली जाती है, कुछ नहीं मानी जाती। गांधी इरविन पैक्ट हम जिसको कहते हैं ना, तो एक लेटर, एक अल्टीमेटम दिया जाता है 11 मार्च को गांधी जी द्वारा कि या तो ये एक्सेप्ट कर ली जाए, नहीं तो हम प्रोटेस्ट करेंगे। तो ये चीजें होती नहीं है, लॉर्ड इरविन बात करने के लिए तैयार नहीं होते गांधी जी से, बाकी सारी चीजें हो जाती हैं। तो यहाँ तक क्या होता है कि चीजें हो रही हैं, है ना, लॉर्ड इरविन तैयार नहीं होते। फिर गांधी जी 12 मार्च को सीडीएम स्टार्ट करते हैं, है ना, एक यात्रा शुरू की जाती है, ये साबरमती आश्रम से शुरू की जाती है और दांडी की तरफ, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस। तो यहाँ से हमें समझ आया, है ना, साइमन कमीशन का आना, अपोजिशन होना, नेहरू रिपोर्ट आई, नेहरू रिपोर्ट में ये बात कही गई कि हमें ये चीजें चाहिए, अगर ये एक्सेप्ट नहीं हुई तो हम आगे 1 साल के बाद हम फुल इंडिपेंडेंस के लिए फाइट करेंगे। तो लॉर्ड इरविन एक ऑफर देते हैं, बट वो एक्सेप्ट नहीं होता। फिर लाहौर सेशन में बातचीत हो जाती है पूर्ण इंडिपेंडेंस के लिए, और 26 जनवरी को हम पूर्ण इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं अपना, है ना, और फिर ये चीजें होती हैं, यहाँ तक मेन टॉपिक हो जाता है। अब आगे क्या होगा, आगे के लिए गांधी जी प्लान करते हैं, है ना, 11 डिमांड रखी जाती हैं, ये एक्सेप्ट नहीं होती, और एक अल्टीमेटम दिया जाता है, और 12 मार्च को सीडीएम स्टार्ट होता है। तो ये टॉपिक यहीं से, यहाँ से हम शुरू करेंगे अपना अगला पार्ट 3.1 साल्ट मार्च वाला। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक 3.1 द साल्ट मार्च एंड द सीडीएम। जो पार्ट 3 है टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, उसमें हमने डिस्कस किया कि कैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की नीड पड़ी, है ना, कि शुरुआत होने से पहले क्या क्या कंडीशंस हुई, और नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में क्या क्या डेट्स आई। ये टॉपिक में हम देखेंगे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में होता क्या है, ठीक है। तो पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था गांधी जी ने 11 डिमांड रखी थी, है ना, 30 जैन को 1930 को, उससे पहले 26 जैन को हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर चुके हैं।
डिमांड रखी कि ये डिमांड या तो एक्सेप्ट कर लेंगे ब्रिटिशर्स, नहीं तो हम फिर मूवमेंट स्टार्ट करने वाले, एक अल्टीमेटम की तरह दिया था, ठीक है, या तो कर लीजिए नहीं तो मूवमेंट स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। जिसमें बहुत सारी डिमांड थी, जिसमें से मेन डिमांड जो थी वो थी साल्ट को अबॉलिश करने की। साल्ट टैक्स जो था कि इंडियंस को साल्ट प्रोड्यूस करने की परमिशन नहीं थी, प्लस ब्रिटिशर्स की सॉल्ट के ऊपर मोनोपोली थी। गांधी जी ने सॉल्ट को इसलिए भी चुना क्योंकि साल्ट सभी लोग यूज करते हैं, नमक है ना, प्लस नमक अमीर गरीब तो सभी को यूनाइट करने के लिए भी है ना एक मुद्दा चुना। अल्टीमेटम दिया गया 11 मार्च तक कि 11 मार्च तक या तो ये डिमांड एक्सेप्ट कर ली जाए या तो फिर हम मूवमेंट शुरू करेंगे। डिमांड एक्सेप्ट नहीं की तो गांधी जी ने मूवमेंट स्टार्ट किया 12 मार्च से, ठीक है। सो 31 जैन को 11 डिमांड रखी। मेन डिमांड थी साल्ट को अबॉलिश करने की। अल्टीमेटम दिया 11 मार्च तक, ये नहीं हुआ। 12 मार्च को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू, सभी ने अवज्ञा आंदोलन। डिसोबीडियंस मतलब हम समझा चुके हैं कि हम डिसओबे करेंगे कानूनों को, ब्रिटिशर्स जो भी कह रहे हैं उन बातों को, ठीक है। मूवमेंट स्टार्ट होता है 6 अप्रैल को, ये डांडी पहुंच जाते हैं। स्टार्ट होता है साबरमती आश्रम से, वहां से डांडी तक पैदल यात्रा करते हैं गांधी जी। शुरुआत करते हैं अपने 78 वॉलंटियर्स के साथ, 240 माइल्स का डिस्टेंस तय करते हैं, है ना। साथ में रास्ते में बहुत सारे लोग मिलते हैं इनको, जगह जगह भीड़ इकट्ठा होती जाती है इनके साथ। वहां पर पहुंचते हैं डांडी और समुद्र से, है ना, वो जो गर्म पानी होता है वहां से साल्ट बनाते हैं और उस लॉ को ब्रेक करते हैं। गांधी जी जैसे ही ये लॉ ब्रेक करते हैं वैसे ही ऑल ओवर कंट्री में ये चीज फैल जाती है और सभी लोग ब्रिटिशर्स के कानून तोड़ना स्टार्ट करते हैं। तो ये सिंपल सा था कि मूवमेंट कैसे शुरू होता है, ठीक है। ये मूवमेंट कैसे शुरू होता है, ऑल ओवर कंट्री में मूवमेंट फैलता है, सारे लोग अब जगह जगह प्रोटेस्ट चल रहे हैं। वही चीजें जो नॉन कॉपरेशन के टाइम पे हो रही हैं, बट थोड़ा सा अलग है यहाँ पर, ठीक है। नॉन कॉपरेशन के टाइम पे था कि हम कॉपरेट नहीं करेंगे ब्रिटिशर्स के साथ, ठीक है। हम ब्रिटिशर्स से कुछ कहेंगे भी नहीं लेकिन हम कॉपरेट भी नहीं करेंगे उनके साथ, ठीक है। उनकी चीजों को हम मानेंगे नहीं, बस जस्ट यहाँ पर है कि हम उनको उनके ऑर्डर्स को ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। उनकी सारी चीजों को हम मतलब उनके कानून तोड़ने का अधिकार है, ठीक है, हम ये सारी चीजें कर रहे हैं। इन दोनों बातों में फर्क है, ये ध्यान रखना, ठीक है। नॉन कॉपरेशन में जस्ट कॉपरेट नहीं करना है कि हमें उनसे दूर रहना है, हमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम उनको डिसोबे करेंगे, यहाँ पर हम डिसोबे करेंगे उनकी बातों को। सो मूवमेंट शुरू होता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें होती है जैसे कि हम कह सकते हैं एक तो नमक वाला कानून तोड़ा, बहुत सारे और भी कानून तोड़े, लोगों ने टैक्स देना बंद कर दिया, है ना, लोगों ने जॉब वगैरह छोड़ दी, वो सारी चीजें, ठीक है। ये सारी चीजें करना शुरू हुई पूरे कंट्री में, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने इसको रोकने के लिए रिप्रेसिंग पॉलिसीज मतलब कि बहुत क्रूर नीतियां अपनानी शुरू की, ठीक है। रिप्रेसिंग पॉलिसी, बहुत सारे लीडर्स को वन बाय वन अरेस्ट कर लिया। गांधी जी को 1 महीने के अंदर अरेस्ट कर लिया जब मूवमेंट शुरू हुआ था, और भी बहुत सारे लीडर्स को अरेस्ट कर लिया, है ना। पर मूवमेंट चला, बट जैसे ही ये सारी चीजें देखी कि ब्रिटिशर्स मार रहे हैं लोगों को, बहुत सारे लोगों की है ना चोट लग रही है, चारों तरफ लाठी चार्ज हो रहा है, तो गांधी जी मतलब अराउंड 1 ईयर्स के अंदर इसको वापस बुला लेते हैं मूवमेंट को, मतलब मूवमेंट को बंद कर देते हैं। 5 मार्च 1931 कॉल ऑफ मूवमेंट एंड गांधी इरविन पैक्ट। गांधी जी कॉल ऑफ का मतलब है कि मूवमेंट बंद कर दिया। गांधी इरविन पैक्ट क्या है ये ध्यान रखना। गांधी इरविन पैक्ट, गांधी जी और जो लॉर्ड इरविन वायसराय जो होते हैं उस टाइम पे, उन दोनों के बीच में समझौता होता है, ठीक है। समझौता क्या होता है, ये क्या, लॉर्ड इरविन की एक तो पहले मूवमेंट वापस लेने का समझौता होता है, तो गांधी जी मूवमेंट वापस ले लेते हैं, प्लस गांधी जी की कुछ डिमांड होती है तो वो लॉर्ड इरविन की भी एक्सेप्ट करते हैं कि, है ना। एक डिमांड होती है कि सभी प्रिजनर्स को छोड़ा जाए, तो सारे प्रिजनर्स को छोड़ दिया जाता है। और भी कुछ डिमांड होती है। लॉर्ड इरविन की ये डिमांड होती है कि कांग्रेस ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही है उसको अटेंड करे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या है, हमने बात की थी कि पहले ये चीज आई थी कि जो नेहरू रिपोर्ट में था कि हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए, सारी चीजें चाहिए, उसमें उस टाइम पे कहा था कि इन सब के बारे में डिस्कशन होगा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। लेकिन और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पहली हुई थी, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी इन 1930, और 1930 में क्या चल रहा है अराउंड दिसंबर के आसपास, तो यहाँ पर ये चल रहा है नॉन कॉपरेशन ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इस वजह से कांग्रेस ने ये बॉयकॉट करी थी, अटेंड नहीं करी। तो अब लंदन में कॉन्फ्रेंस चल रही है, इंडिया के कुछ ग्रुप्स गए थे, कुछ पार्टी, पर मेन पार्टी जो कांग्रेस थी वही नहीं गई, है ना।
तो इस वजह से ये कॉन्फ्रेंस फेल हुई, ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फर्स्ट फेल हुई। गांधी जी को एग्री कर लिया, ठीक है, 1931 का ईयर चल रहा है। सेकंड कॉन्फ्रेंस होती है 31 में लंदन में, ठीक है, लंदन गांधी जी जाते हैं, है ना। गांधी जी ये कॉन्फ्रेंस भी अगर हम देखें, अगर हम इसको बहुत डेप्थ में पढ़े हैं ना, तो लंदन जाते हैं, मतलब स्वागत वगैरह होता है, लोग देखने के लिए आ जाते हैं। ये भी बहुत एक, मतलब हम कह सकते हैं बहुत अट्रैक्टिव टाइप का इंसिडेंट था, है ना, अगर हम इसको डिटेल में रीड करें। तो कांग्रेस अटेंड करती है, बट ये कॉन्फ्रेंस फेल हो जाती है, क्योंकि गांधी जी की जो डिमांड थी और ब्रिटिशर जो थे वो उनमें बातचीत नहीं बन पाती। तो दूसरी कॉन्फ्रेंस भी यहाँ पर हमारी फेल हो जाती है। ये कॉन्फ्रेंस फेल होती है, गांधी जी वापस आते हैं। वापस आने के बाद गांधी जी देखते हैं ब्रिटिशर्स सारे लीडर्स को अरेस्ट कर लेते हैं दोबारा से। जवाहरलाल नेहरू वगैरह को, है ना, अब्दुल गफ्फार खान जो लीडर हैं नॉर्थ वेस्ट साइड उधर, उनको भी अरेस्ट कर लिया जाता है। ये कुछ चीजें लिखी हुई है ना। तो गांधी जी आने के बाद दोबारा से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। मूवमेंट अगेन सेकंड टाइम स्टार्ट हो जाता है 1931 के बाद, या आप कह सकते हैं 32 में, है ना। यहां से मूवमेंट स्टार्ट चल रहा है, मूवमेंट जैसे पहले की तरह चल रहा था, चीजें हो रही हैं, है ना। बट 32 में कांग्रेस फिर सेशन अटेंड करती है, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, वो भी थर्ड टाइम फेल हो जाता है। एंड ये जो मूवमेंट है वो 34 तक चलता है, और उसके बाद अपनी पेस खो देता है। 34 के बाद गांधी जी को दोबारा से उसको बंद करना पड़ता है, क्योंकि उतना सक्सेसफुल नहीं रहता, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं। तो यही था हमारा साल्ट मार्च एंड द सीडीएम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। साल्ट मार्च से जो शुरू होता है ना, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होती हैं और जाकर खत्म हो जाता है। तो साथियों इसमें इतना ही, आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में इसके आगे की चीजें डिस्कस करेंगे, है ना। और जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर का नाम नेशनलिज्म इन इंडिया, जो हम यहाँ से कनेक्ट कर पा रहे हैं कैसे लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग, सभी लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं अपने आप को एक दूसरे के साथ, सभी में कॉमननेस की, वननेस की फीलिंग आ रही है, कॉमन हिस्ट्री कॉमन कल्चर की फीलिंग आ रही है। मेन पर्पस यहाँ पर हमें ये समझना है, ये हमें समझ आ रहा है कि कैसे एक एक करके गांधी जी चाहे साल्ट के थ्रू हो, है ना, कि साल्ट के थ्रू सभी लोग साल्ट को यूज करें, तो सभी लोग उससे परेशान है कि लोगों को टैक्स देना पड़ रहा है उसके ऊपर, है ना। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपना टॉपिक 3.2, हाउ पार्टिसिपेंट्स सा द मूवमेंट। टॉपिक 3.1 में हमने देखा कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में मेनली जो टाइमलाइन के अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें हुई, ठीक है। 1920 से लेकर 1932 34 तक की नॉन कोऑपरेशन जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला, 34 में बंद हुआ, है ना। उसके बीच में क्या क्या चीजें हुई। अब हम मेनली बात करेंगे कि इस मूवमेंट को लेकर अलग अलग जो ग्रुप्स थे उनका क्या रिस्पॉन्स था, ठीक है। तो मेनली 5 ग्रुप्स डिस्कस किए गए हैं यहाँ पर, अभी मैंने 3 लिखे हैं, 2 और नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे। पहला ग्रुप था रिच पीजेंट कम्युनिटीज। रिच पीजेंट कम्युनिटीज कांग्रेस को सपोर्ट कर रही थी, ठीक है। रिच पीजेंट कम्युनिटीज का कुछ एग्जांपल लिखा गया है, जैसे जाट यूपी में और पाटीदार ग्रुप है गुजरात में, ठीक है। ये लोग भी नॉन कोऑपरेशन, ये लोग भी एक्टिव थे मूवमेंट के टाइम पे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पर कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे। इनकी डिमांड क्या थी, क्योंकि ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन वाला टाइम चल रहा था एंड ब्रिटिशर्स इनसे टैक्स वगैरह लेते थे, तो इनकी डिमांड थी कि जो गवर्नमेंट अपनी रेवेन्यू ले रही है उसकी डिमांड को थोड़ा सा कम कर दे, ठीक है। सो रिच पीजेंट कम्युनिटी का एग्जांपल है पाटीदार ऑफ गुजरात, जाट ऑफ यूपी, और भी जो अदर एरियाज में अलग अलग रिच पीजेंट ग्रुप थे, वो सारे कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि इकोनॉमिक डिप्रेशन से सभी परेशान थे। हमने डिस्कस किया कि 1927-29 के आसपास जो इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था उससे सभी परेशान थे, ठीक है। इनकी डिमांड थी कि गवर्नमेंट टैक्स रिड्यूस करे और अपनी रेवेन्यू की डिमांड को थोड़ा सा कम करे, ठीक है। बट गवर्नमेंट इसके लिए तैयार नहीं थी, तो ये लोग, है ना, नॉन कोऑपरेट इसको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट किया, इन्होंने फंड वगैरह भी दिए, सारी चीजें की। बट हुआ ये कि पहला जो मूवमेंट हमने देखा कि 1931 में गांधी जी ने दोबारा उसको वापस ले लिया और गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ। उस टाइम पर ना ये लोग बहुत निराश हो गए। फिर गांधी जी ने जब उसको रीस्टार्ट किया 1932 में मूवमेंट को, तो ये लोग ने उसको उस टाइम पे सपोर्ट नहीं किया, ठीक है। तो बहुत सारे रीजन रहे कि नॉन जो ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था वो फेल रहा, ठीक है। तो इसमें रिच पीजेंट कम्युनिटीज का यही रोल था। दूसरा पुअर पीजेंट्री, जो गरीब किसान थे, ठीक है, जो बड़े लैंडलॉर्ड के यहाँ काम करते हैं, ये लोग मेनली टीनेंट्स थे। टीनेंट मतलब स्मॉल टीनेंट मतलब किराएदार, की किराए की लैंड ले ली, उस पर खेती कर रहे हैं, फिर जब फसल हो जाती थी तो किराया दे देते थे, इस तरह से खेती चल रही है, या कुछ किसी के यहाँ काम कर रहे हैं, इस तरह के लोग हैं, ठीक है। तो ये लोग
स्मॉल टेनेंट है, ये चाहते थे कि क्योंकि ये भी परेशान थे, है ना, तो ये अपनी जो रेंट थी, जो जिस लैंड पर इन्होंने रेंट देना था, उस रेंट को ये चाहते थे कि लैंडलॉर्ड माफ कर दे, ठीक है। कांग्रेस इनकी डिमांड को अपने उसमें शामिल करने के लिए तैयार नहीं थी, तो इनके कैंपेन को नो रेंट कैंपेन बोला जाता है। और बुक में ये लाइन लिखी गई है, क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाई कांग्रेस वाज नॉट सपोर्टिंग नो रेंट कैंपेन्स। कांग्रेस इसको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि कांग्रेस को ये लगता था कि अगर हम इनको सपोर्ट करेंगे तो रिच पीजेंट कम्युनिटी नाराज हो जाएंगी, तो ये लोग इनको नाराज नहीं करना चाहते थे। इस वजह से कांग्रेस पुअर पीजेंट वाले लोग हालांकि सपोर्ट किया, कुछ की अलग अलग स्पेसिफिक डिमांड थी, लेकिन मेनली इन लोगों ने ज्यादा एक्टिव नहीं रहे। क्यों नहीं रहे? क्योंकि कांग्रेस ने इनकी डिमांड को अपने उसमें इन्वॉल्व नहीं किया था, अपने जो भी बातें थी उसमें इन्वॉल्व नहीं किया, ठीक है। बिजनेस क्लास ट्रेडर्स, ठीक है, जो लोग ट्रेडिंग का काम करते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे इन्होंने खूब प्रॉफिट कमाया क्योंकि इनकी चीजें बिक रही थी, जो भी चीज प्रोडक्ट बना रहे थे, ठीक है। तो गवर्नमेंट वगैरह का कंट्रोल था इंडिया के ट्रेड पर, तो इंडियन जो ट्रेडर्स थे उनको ये था कि हमारे जो बिजनेस है उसको नुकसान हो रहा है। इनकी मेन डिमांड थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट थोड़ा सा कंट्रोल लूज करे ट्रेड के ऊपर से, एंड हमें भी थोड़ा सा फायदा हो, है ना। और प्लस इंपोर्टेड जो सामान आ रहा है बाहर से जो सामान मंगाया जा रहा है वो सस्ता मंगाया जा रहा है, जिससे इनको लॉस हो रहा है। तो ऐसा कुछ हिसाब किताब बनाया जाए कि ब्रिटिशर्स का कंट्रोल थोड़ा सा ढीला हो और हमें भी थोड़ा सा ट्रेड करने का मौका मिले, ठीक है। तो ये लोग अपोज कर रहे थे जो भी रिस्ट्रिक्शन था इंडियन बिजनेसेस के ऊपर, जो भी टैक्स वगैरह एक्स्ट्रा लगाए हुए थे, ये सब सारी चीजों को, ठीक है। तो इसके लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाई इंडस्ट्रियलिस्ट ने। 1920 में इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस को फाउंड किया गया। 1927 में फिक्की बनाई गई, फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, ठीक है। तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई ताकि गवर्नमेंट के को बातें बताई जा सके, ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा सके बिजनेसमैन लोग की बातों को, ये सारी चीजें थी। लेकिन हुआ क्या, इन्होंने सपोर्ट किया स्टार्ट में इन्होंने भी, क्योंकि इनको ये था कि हमारी बातें मानी जाएंगी। इन्होंने फंडिंग भी की, है ना, इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जो भी हथियार वगैरह चाहिए थे उसके लिए। लेकिन फर्स्ट टाइम पे तो इन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, लेकिन जब फर्स्ट टाइम पे 1931 में मूवमेंट को वापस लिया गया और दोबारा मूवमेंट शुरू हुआ, तो इनको ये था अब फिर से लड़ाई झगड़े होंगे, मिलिटेंट एक्टिविटी होंगी। ये इन सब से अफ्रेड थे, क्योंकि जैसे ही लड़ाई झगड़े होंगे थोड़ी अराजकता फैलेगी, तो इससे क्या होगा, इससे बिजनेस रिस्ट्रिक्ट होगा। ये लोग बिजनेस को रिस्ट्रिक्ट नहीं होने देना चाहते थे। तो दूसरी टाइम पे फिर इन्होंने उतनी अच्छे से सपोर्ट नहीं किया, तो यहाँ पर दे वर अफ्रेड ऑफ मिलिटेंट एक्टिविटीज एंड बिजनेस डिसरप्शन, बस इनको ये डर था। तो दूसरी बार जब गांधी जी ने दोबारा शुरू किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो कि कल हमने देखा कि 32 में दोबारा शुरू किया था, तब उसको इन्होंने सपोर्ट नहीं किया। दो और ग्रुप है, उनको हम डिस्कस करते हैं। तो साथियों, हमारा फोर्थ टॉपिक है इंडस्ट्रियलिस्ट वर्किंग क्लास। इनका क्या रोल रहा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, ये डिस्कस करते हैं। वर्किंग क्लास का आपको मतलब समझ आ रहा है कि ये लोग काम कर रहे हैं, है ना, कहीं पर वर्कर हैं। तो इंडस्ट्रीज में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं मेनली। ये लोगों का क्या रोल रहा, तो ये लोग ना बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। क्यों नहीं रहे? क्योंकि जो मालिक थे इंडस्ट्रीज के, वो कांग्रेस के बहुत ज्यादा क्लोज थे, और कांग्रेस भी इनकी डिमांड को शामिल नहीं करना चाहती थी अपने मूवमेंट में, क्योंकि उनको ये लगता था कि अगर हम इनको शामिल करेंगे तो फिर इंडस्ट्रियलिस्ट हमसे नाराज हो जाएंगे। तो इस वजह से वर्किंग क्लास ज्यादा इन्वॉल्व नहीं रही है ना। इन्होंने सीक्रेटली कुछ सिलेक्टिवली कुछ चीजों को सपोर्ट किया, बट ओवरऑल इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा। जिसमें बॉयकॉट करना चीजों का, फॉरेन क्लॉथ को जलाना, है ना, उनको यूज ना करना, ये सारी चीजें करी। और हम कह सकते हैं गांधीयन कैप को इन्होंने वियर करना, ये सारी चीजें की जो नेता पहनते हैं। गांधीयन कैप है ना, गोल्ड टोपी होती है व्हाइट कलर की, उसको, है ना, ये सारी चीजें की, बट ओवरऑल इन्होंने सपोर्ट नहीं किया। मेन रीजन था कि कांग्रेस इनकी डिमांड को शामिल नहीं करना चाहती थी, क्योंकि कांग्रेस इंडस्ट्रियलिस्ट को नाराज नहीं करना चाहती थी। और इन लोगों की सीधी सी बात है, डिमांड इंडस्ट्रियलिस्ट के खिलाफ ही होगी, क्योंकि अपने मालिकों के खिलाफ ही इनकी लड़ाई होगी। तो इस वजह से इन लोगों का बहुत ज्यादा रोल नहीं रहा, ठीक है। तो इसमें सिंपल सा टॉपिक है। नेक्स्ट, वुमेन का क्या रोल रहता है? वुमेन का पार्टिसिपेशन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में काफी ज्यादा रहता है। क्यों ज्यादा रहता है? क्योंकि गांधी जी बुलाते हैं कि वुमेन को नेशन के लिए सर्विस देनी चाहिए, ये सारी बातें होती हैं।
तो इस वजह से वुमेन थोड़ा इन्वॉल्व ज्यादा रहती हैं, है ना। तो लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन होता है, जेल भी जाती हैं वुमेन, है ना, प्रोटेस्ट करती हैं। गांधी जी का जो साल्ट मार्च होता है उसमें भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहती है, वुमेन का एक लार्ज नंबर में पार्टिसिपेशन रहता है। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं। लेकिन वुमेन का जो इन्वॉल्वमेंट था वो किस क्लास से था मेनली, तो हम देखते हैं अर्बन एरिया में ना वो हाई कास्ट फैमिली से थी, और रूरल एरिया में रिच पीजेंट हाउस होल्ड से। तो पुअर वुमेन का पार्टिसिपेशन उतना नहीं रहा, है ना, जितना हाई क्लास वुमेन का रहा। ये एक मेजर बात थी जो हमें याद रखनी है। आगे वुमेन की पोजीशन इससे बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुई कि सोसाइटी में वुमेन को अधिकार मिल गए हो या जॉब पे जाने लग गई हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये बस पार्टिसिपेशन था, ठीक है। क्योंकि कांग्रेस भी बहुत लंबे टाइम तक वुमेन को इन्वॉल्व होने देना नहीं चाहती थी, ज्यादा इन्वॉल्वमेंट, है ना। ये तो गांधी जी ने कॉल की थी, इस वजह से चीजें हुई। लेकिन वुमेन का ज्यादा कोई पोजीशन चेंज नहीं हुई, है ना। कांग्रेस ने भी गांधी जी का भी वैसे भी मानना था कि ओवरऑल वुमेन को घर पे रहना चाहिए और अपने घर परिवार का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी बातें थी, है ना। तो कांग्रेस ने इस वजह से वुमेन को ज्यादा इन्वॉल्व नहीं किया था। बट हाँ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में एक चेंज आप देख सकते हो कि वुमेन का पार्टिसिपेशन रहा एक लार्ज नंबर। तो हमने देखा कि जो थर्ड टॉपिक है हमारा, तो टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस, उसमें तो 3.2 पार्ट है, हाउ पार्टिसिपेंट्स आर द मूवमेंट, कि अलग अलग लोगों की का रोल किस तरह से रहा इस मूवमेंट में, ठीक है। ये हमने समझा। इससे पहले 3.1 में हम समझ चुके हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रहता किस तरह से, है ना, साल्ट मार्च वगैरह, दांडी मार्च वगैरह कैसे होता है, ठीक है। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपना टॉपिक 3.3, द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। हमारा पार्ट 3 जो चल रहा है टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस, उसके लास्ट टॉप पार्ट पर हम आ गए कि इस मूवमेंट के टाइम पर क्या क्या कमियां रही, है ना, लिमिट क्या रही इस मूवमेंट की। तो दोस्तों पहला टॉपिक, कुछ टॉपिक 5 से 6 पैसेज में लिखा हुआ है, उसमें मेनली कुछ मेन 2-3 ऑर्गेनाइजेशन, आप कह सकते हैं ग्रुप की बात हो रही है, उसी को डिस्कस करना है जो लिमिट में आ रहे हैं पार्ट, है ना। बस पार्टिसिपेशन ऑफ दलित, दलित जो लोग थे, जो सोसाइटी का सबसे ऑप्रेस्ड ग्रुप हम कह सकते हैं, है ना, इनको राइट नहीं थे, इनको जो अपर कास्ट के लोग थे उनके द्वारा परेशान किया जाता था, सारी चीजें थी, है ना। ये लोग एक्टिव नहीं थे मूवमेंट में। क्यों नहीं थे? क्योंकि इनके साथ भेदभाव होता था, बहुत सारी परेशानियां थी, है ना। साफ सफाई का काम करने वाले लोग, इनको दलित कहा जाता था, है ना। जो अछूत भी, अनटचेबल बोला जाता था, ये सारी कंडीशंस इनके साथ थी। गांधी जी इनके राइट्स को लेकर अवेयर थे, चाहते थे कि इनकी कंडीशन इंप्रूव हो। उन्होंने बहुत सारी चीजें की, उन्होंने हरिजन नाम की टर्म भी इंट्रोड्यूस करी, है ना। उन्होंने इनको हरि हरि मतलब गॉड, लॉर्ड, है ना, जो गॉड विष्णु है उनकी बात हो रही है, तो उनकी हरिजन टर्म दिया। लेकिन, है ना, ताकि चीजें हो, उन्होंने साफ सफाई का काम भी खुद किया, ताकि ये मैसेज दिया जा सके कि, है ना, और इनके साथ बैठना, ताकि इनको सोसाइटी में एक इज्जत मिल सके, इनकी कंडीशन इंप्रूव हो सके। लेकिन ओवरऑल ये रहा कि इन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, ये कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस में मेनली अपर कास्ट लोग ज्यादा थे, इस वजह से भी ये लोग, दलित लोग, इनसे ज्यादा, है ना, इन्वॉल्व नहीं हुए इस मूवमेंट में। हालांकि गांधी जी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि इनकी कंडीशन इंप्रूव हो सके, है ना। इनके जो लीडर थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, उनका रोल की बात हो रही है कि ये चाहते थे, है ना, कि दलित की कंडीशन, ये खुद उस कैटेगरी से बिलोंग करते थे। तो इन्होंने एक डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन फाइंड आउट की 1930 में, जो दलित के राइट के लिए आवाज उठाएगी, ये सारी चीजें की, है ना। दलित कुछ एरिया जैसे महाराष्ट्र वगैरह के कुछ एरिया में तो बहुत ज्यादा, जहां दलित का स्ट्रॉन्ग होल्ड था एसोसिएशन का, नागपुर वगैरह जैसे कुछ रीजन, वहां तो इन्होंने बिल्कुल सपोर्ट किया ही नहीं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। आगे जब हम बात करते हैं तो ये लोग, जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर है, कुछ डिमांड थी इनकी, जिसमें से एक थी सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड। सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए दलित को, सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड इन्होंने रखी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, है ना, जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को गांधी जी ने पहली बार स्टॉप कर दिया और कहा कि हम अब उसको हम बातचीत करेंगे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जब गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था, तो वहां पर बातचीत हुई। बट सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को गांधी जी ने एक्सेप्ट नहीं किया। गांधी जी रिजर्व इलेक्टोरेट पर एग्री हो गए, जो बात पूना पैक्ट में साइन होती है। पूना पैक्ट 1932, है ना, ये साइन होता है जब गांधी जी और ये वापस आ जाते हैं सारे, है ना। गांधी जी को जेल में डाल दिया जाता है क्योंकि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेकंड वाली फेल हो जाती है। आपको याद आ रहा होगा कि 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है, पहली 1930 में जो कांग्रेस ने अटेंड नहीं की थी,
दूसरी 1931 में, ये अटेंड की थी जो कि सेकंड थी, है ना, इसी की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर बातचीत होती है बट कुछ एग्रीमेंट नहीं बनता, ये भी फेल हो जाती है। तीसरी जब ये वापस आते हैं सेकंड राउंड टेबल की बात, तो गांधी जी वगैरह को जेल में डाल दिया जाता है, पूना वाली जेल में। वहां पर गांधी जी और अंबेडकर बात करते हैं, है ना, क्योंकि गांधी जी फास्ट रखते हैं, क्योंकि अंबेडकर इस बात पर जिद पर अड़े रहते हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट दिए जाने चाहिए दलित को। सेपरेट इलेक्टोरेट का क्या मतलब है, जहां पर वोट भी दलित लोग ही डालेंगे और जो रिप्रेजेंटेटिव्स खड़े होंगे वो भी दलित लोग ही होंगे। तो गांधी इस बात को पर गांधी जी और अंबेडकर के बीच में एक पैक्ट साइन होता है, जिसमें रिजर्व सीट की बात हो जाती है। रिजर्व सीट का मतलब क्या है कि कैंडिडेट जो खड़ा होगा वो डिप्रेस क्लास से होगा, वो दलित से होगा, बट वोट उस एरिया के सभी लोग डाल सकते हैं, है ना। तो इस बात पर एग्रीमेंट हो जाता है, तो इसी को हम बोलते हैं पूना पैक्ट। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, याद रखना, जिससे क्वेश्चन भी आता है। तो ये चीजें हमें क्लियर हो रही हैं कि लिमिट क्या आ रही है ना। तो दलित वगैरह अब आपस में मूवमेंट चल रहा है और ग्रुप आपस में लड़ रहे हैं, है ना। एक मुस्लिम उस टाइम पे हिंदू मुस्लिम यूनिटी बनाने की बहुत कोशिश की गई थी, बट वो सारी चीजें फेल रही। जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे हिंदू मुस्लिम यूनिटी दिखी थी, उसके बाद वो चीजें फेल रही। तो मुस्लिम उसके बाद अलग फील करने लगे अपने आप को, क्योंकि इनकी कोई डिमांड स्पेसिफिकली, गांधी जी ने मूवमेंट बंद कर दिया था पहले ही, है ना। 19 और किसी बहुत सारे ग्रुप निराश हुए थे, उसमें से मुस्लिम भी एक थे। तो आफ्टर एनसीएम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट, मुस्लिम फील एलिनेटेड फ्रॉम कांग्रेस से अलग फील करने लगे, अपना अलग ग्रुप बनाया, अपना अलग से चीजें करने लगे, सारी चीजें चल रही थी। इनके मुस्लिम लीडर्स भी कांग्रेस के साथ ज्यादा इन्वॉल्व नहीं थे, है ना। 1927 में एफर्ट डाले गए कि मुस्लिम और इनकी कांग्रेस की यूनिटी बन सके, हिंदू मुस्लिम यूनिटी एक तरह से बातचीत हो सके। कुछ चीजें एफर्ट भी दिए गए कि मुस्लिम को सीट रिजर्व करना, ये सारी चीजें मुस्लिम्स की डिमांड थी कि मुस्लिम्स को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दिए जाएं। जो हमने यहाँ पे समझा सेपरेट इलेक्टोरेट वाला कंसेप्ट, सेम वही। बट मोहम्मद अली जिन्ना टाइप के कुछ लीडर इस बात पर एग्री हो गए कि मिलजुल कर चलो काम करते हैं और हम रिजर्व सीट पर मान जाएंगे कि हमें सेंट्रल जो लेजिस्लेटिव असेंबली और प्रोविंशियल असेंबलीज हैं वहां पर रिजर्व सीट दे दी जाए। बट हिंदू महासभा वगैरह जैसे कुछ ग्रुप्स थे वो इनको लेकर मतलब इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और वो इनकी डिमांड को भी नहीं रखना चाहते थे, इनकी डिमांड को भी नहीं रहने देना चाहते। तो आपस में अपोजिशन चल रही है हिंदू महासभा की और मुस्लिम की। इस वजह से जो 1928 में जो मीटिंग होती है ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, जिसमें नेहरू रिपोर्ट वगैरह डिस्कस की जाती है, तो वहां पर अपोजिशन होता है और इनके सारे एफर्ट फेल हो जाते हैं, जो कि 1927 में किए जा रहे थे कि बातचीत होकर मुस्लिम्स भी साथ में आ जाएं कांग्रेस के। ठीक है, तो मुस्लिम भी अलग रहे, है ना, दलित लोग भी अलग रहे। तो ये सारी चीजें थी जिस वजह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हम कह सकते हैं उसकी एक बहुत बड़ी लिमिट रही कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में आपस में ही कम्युनिटीज लड़ रही हैं बहुत सारी। तो एक पूरी तरह से पूरा कंट्री के लोग मिलकर सामने नहीं आ पाए, जिससे कि यूनिटी दिखती और मूवमेंट सक्सेसफुल होता। तो साथियों आपको समझ आ रहा होगा टॉपिक, मैं स्टेप बाय स्टेप बहुत शॉर्ट में, है ना, और बहुत सारी डिटेल के साथ ये टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको समझ आए। एक बार बुक पढ़ने से ऐसा हो सकता है कि हमें ना कंफ्यूजन रहे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। एक बार आप जस्ट वीडियो को सुनोगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा चैप्टर का कि चैप्टर में मेनली बात क्या डिस्कस की जा रही है, और हिस्ट्री वाला चैप्टर आपको बहुत इजीली समझ आएगा। तो एक बार जस्ट ध्यान से सुनो, एक बार आप अपनी बुक पढ़ लेना तो आपको बहुत अच्छे से चैप्टर समझ आएगा। थैंक यू दोस्तों। गुड मॉर्निंग दोस्तों, शुरू करते हैं पार्ट 4 ऑफ चैप्टर। ये हमारा लास्ट पार्ट है, इसका नाम है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। ये सबसे इजी है क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ समझना नहीं है। मेन जो बातें हमें समझनी थी कि गांधी जी के आने के बाद कैसे चीजें हुई, कैसे एकता लाने की कोशिश की गई, है ना। जो कि चैप्टर का नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया, कि सभी लोग अपने आप को कनेक्ट फील करें, तो सभी लोग यूनाइट कनेक्टेड फील करें, यही नेशनलिज्म का मेन मीनिंग है ना। जो कि हम चैप्टर 1 में भी यही डिस्कस किया है, चैप्टर 2 ऑफ हिस्ट्री में भी यही डिस्कस किया है। तो नेशनलिज्म व्हेन पीपल डिस्कवर सम यूनिटी, सभी लोग आपस में कुछ कनेक्टेडनेस फील कर रहे हैं, है ना, तो उसको हम बोल रहे हैं नेशनलिज्म। हाउ डिड दिस हैपन, इस चैप्टर में इस जो लास्ट टॉपिक है इसमें कुछ 8-10 पैसेज हैं जिसमें कुछ मेन बातें हैं और चैप्टर हमारा फिनिश है ना। तो ये नेशनलिज्म आता कैसे और फिर हमारे देश में लाने की कोशिश कैसे की गई। देखो आता कैसे है कि यूनाइटेड स्ट्रगल कर रहे हैं जब सारे लोग मिलकर कोई स्ट्रगल कर रहे हैं तो अपने आप यूनाइट होंगे, है ना।
कोई कॉमन कॉज है कि हमें जैसे ब्रिटिशर्स के खिलाफ स्ट्रगल करना था, तो सभी लोग एक थे कि सबका कॉमन एनिमी ब्रिटिशर्स था। तो जब यूनाइटेड स्ट्रगल होता है तो नेशनलिज्म प्रमोट होता है ना। प्लस कुछ और चीजों से नेशनलिज्म प्रमोट होता है, जैसे कि कॉमन हिस्ट्री हो, फिक्शन, मतलब अपनी कोई कॉमन कल्पनाएं वगैरह की, अपना कोई ग्लोरियस इतिहास वगैरह हो, ऐसा कुछ है ना, फिक्शन हम कह सकते हैं। फोकलोरे मतलब जो लोकगीत वगैरह, इन सब से प्रमोट कर सकते हैं। प्रिंट है ना, सिंबल है, ये सारी चीजें कल्चर का पार्ट है, और ये सारी चीजें नेशनलिज्म को प्रमोट करने में हेल्प करती है ना। तो ये नेशनलिज्म कैसे, हाउ दिस हैपेंस, ये होता कैसे है नेशनलिज्म, ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो इन सारी चीजों से होता है। अब हम देखते हैं हमारे देश में कैसे कैसे क्या क्या चीजों ने रोल प्ले किए इनमें से, है ना। तो इमेज की बात करें अगर, है ना, सिंबल इमेज की बात करें तो ना, आइडेंटिटी ऑफ नेशन सिंबलाइज विद इमेज और फिगर, है ना। सबसे ज्यादा कहीं से अब नेशनलिज्म को प्रमोट कर सकते हैं तो वो है किसी इमेज से, है ना। जो कि हमने चैप्टर 1 में भी देखा कि जर्मनी में और फ्रांस में भी, है ना, इमेज को प्रमोट करके, एक लेडी फिगर को प्रमोट करके वहां पर लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश की गई। यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे देश में, भारत माता की इमेज, आप सभी ने भारत माता सुना होगा, है ना। तो भारत माता की जय के हम नारे भी लगाते हैं ना। तो एक बार जय भारत माता की नारे के साथ हम अपना चैप्टर आगे बढ़ाते हैं। तो उसमें भारत माता की इमेज प्रमोट की गई 1870s में। ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इमेज क्रिएट की थी। बाद में इसको अवनींद्रनाथ टैगोर ने 1905 में जो नेशनल स्ट्रगल हुआ था उसमें प्रिंट किया, तो और ज्यादा ये फेमस हो गई, है ना। तो इसमें भारत माता को दिखाया गया है कि वो मतलब एक देवी की तरह दिखाया गया है, प्लस मतलब बहुत शांत है, दिव्य है, मतलब, है ना। तो अट्रैक्ट लोग उससे अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये सारी चीजें प्रमोट की गई ताकि लोगों में कनेक्टेडनेस आए, है ना, कि सभी भारत जो हमारी भूमि है वो एक माता की तरह, तो सब उसको अपनी एक मदर की तरह ले, है ना। तो इमेज से लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश की, और इंडिया जो पूरी कंट्री थी, सारे लोग उसको एक अपनी मदर की तरह उस चीज को प्रमोट करने की कोशिश की गई, है ना। तो इमेज से हम नेशनलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, ये हमें समझ आया। इंडियन फोकलोरे मतलब कॉमन जो कथाएं होती हैं, लोक गीत होते हैं, कोई डांस हो गया, बहुत सारी जो लोकल, जो लोगों के लेवल पे है ना, लोक गीत टाइप की कुछ चीजें हम कह सकते हैं। कोई पुरानी कथा कविता चल रही है, ये सारी चीजों से भी नेशनलिज्म प्रमोट करने की कोशिश की गई। बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर, मद्रास में नतेशा शास्त्री, है ना, दो कुछ नाम दिए हुए हैं, इन्होंने कुछ गीत वगैरह प्रमोट किए। साउथ इंडिया की कुछ चीजें, वहां पर साउथ कल्चर को प्रमोट करने के लिए, है ना, तो इनका दोनों का नाम दिया गया है। तो फोक कल्चर से भी, फोक कल्चर लोक गीत, है ना, लोकल गीत अलग अलग राज्य की, जैसे अपने, जैसे हम कह सकते हैं केरला में कोई लैंग्वेज बोली जा रही है तो वो वहां की हो गई, है ना। जैसे कथक साउथ में वो उसमें यूपी में डांस होता है तो वो वहां का लोकगीत होगा, लोक डांस हो गया, है ना। तो इस तरह की चीजें प्रमोट की गई। आइकन और सिंबल्स, आइकन और सिंबल का मतलब क्या है कि कुछ सिंबल से नेशनलिज्म प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। सिंबल जैसे हो सकता है, जैसे हमारे देश का अभी सिंबल जो है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है, जो 4 शेर वाला, है ना, जो सिंबल है। लेकिन और भी बहुत सारी चीजें हैं सिंबल, जैसे फ्लैग हो गया, तो फ्लैग भी एक सिंबल है जो हमारे सब लोगों को कनेक्ट करने का काम करता है। तो उस टाइम पे फ्लैग को यूज किया गया। ट्राई कलर जो फ्लैग है, जैसा आज हमारा फ्लैग है ऐसा फ्लैग नहीं, उससे पहले बंगाल में जब 1905 में एक फ्लैग लाया गया, वो रेड ग्रीन और उसका रेड ग्रीन कलर का, है ना, उसमें। एंड बाद में जो फ्लैग आया हमारा, जो गांधी जी ने प्रमोट किया, वो भी उसको स्वराज फ्लैग का नाम दिया गया। उसमें भी कुछ कलर, है ना, उसके कलर डिफरेंट थे, तो उसमें कुछ व्हील वगैरह था। ये सारी चीजें मतलब अलग अलग टाइप के फ्लैग आए टाइम टू टाइम, जिन्होंने सिंबल्स को, जिन्होंने नेशनल यूनिटी को प्रमोट किया, सारे लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश की गई उनसे भी। एंड री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री जो कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ब्रिटिशर्स ने आने के बाद हमारी हिस्ट्री लिखी, है ना, बहुत सारे ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने, बट उन्होंने हमारी हिस्ट्री को, है ना, मतलब उनकी डिसरिस्पेक्ट कह सकते हैं हम, और उसको मतलब कह सकते हो गिराने का काम किया लेवल को, कि लोगों को लगे कि हमारा कोई इतिहास मतलब बेकार रहा है ना, इंडियंस को कुछ नहीं आता, ये सारी चीजें। तो हमारे इतिहासकार जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस थे, है ना, नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस, उन्होंने मेन काम किया कि लोगों को अपने इतिहास पर गर्व हो कि हमारे पास्ट में ये सारी चीजें हुई है ना, देश में पहले इतनी सारी इतनी पॉजिटिव चीजें थी। तो इस सब को लिखने की कोशिश की गई जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस द्वारा,
और इससे लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश की गई। बट एक प्रॉब्लम क्या थी, इसको हम एज ए प्रॉब्लम की तरह ले सकते हैं यहाँ पर जो ये टॉपिक है, कि सारी चीजें ना हिंदू आइकोनोग्राफी को प्रमोट कर रही हैं, हिंदू सिंबल है, डांस वगैरह, तो अदर जो कम्युनिटीज हैं जो किसी और ग्रुप से आ रही हैं, मुस्लिम हो गए, तो वो इस सबसे ना लेफ्ट आउट फील कर रहे थे, वो इन सबसे डिस्कनेक्ट। तो हालांकि नेशनलिज्म आ रहा है, सारी चीजें जो हमारे चैप्टर का है ना, नेशनलिज्म इन इंडिया जो चैप्टर का नाम है, वो प्रमोट हो रही है, इंडिया में नेशनलिज्म आ रहा है, लोगों में यूनिटी बढ़ रही है, बट कुछ कम्युनिटीज अब भी लेफ्ट आउट फील कर रही हैं। बट ठीक है, बहुत सारी, लेकिन एक टॉपिक की वजह से नहीं, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें हैं जिससे लोग कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट से, कभी सिंबल के थ्रू, कभी फोकलोरे के थ्रू, कभी इमेज के थ्रू, ये सारी चीजें। कंक्लूजन क्या है इस चैप्टर का, इंडिया एक नेशन बनता है, सभी लोग एक होते हैं, है ना, बाद में देखते हैं हम कि सभी का एक कॉमन लैंड है, सभी उससे कनेक्ट फील कर रहे हैं, सभी एक फ्लैग की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ये सारी चीजें कुछ कॉमन उसकी वजह से, बट विद मैनी वॉइसेस, बट अलग अलग टाइप की वॉइस होते हैं क्योंकि बहुत सारी कम्युनिटीज रहती हैं। तो कंक्लूजन में हमारे में लिखा हुआ है जो चीजें कि अलग अलग वॉइसेस होती हैं, कि हर किसी की अपनी कुछ डिमांड होती है ना, डिप्रेस क्लास की अलग डिमांड है, इंडस्ट्रियलिस्ट की अलग है, तो अलग अलग वॉइसेस रहती हैं, बट नेशन बनता है। और यही हमारा चैप्टर था नेशनलिज्म इन इंडिया, कि हमारे देश में कैसे नेशनलिज्म प्रमोट होता है। इसमें मेनली हमने डिस्कस किया है जो 1915 के बाद वाली हिस्ट्री है, और 1933-34 के आसपास जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तक, दो मूवमेंट मेनली, नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस, जो बड़े लेवल पे थे, जिन्होंने देश को एक करने का काम किया। और भी बहुत सारी चीजें हुई, बट इस चैप्टर में हम इंडिया की हिस्ट्री को नहीं पढ़ रहे, हम नेशनलिज्म कैसे प्रमोट हुआ ये पढ़ रहे हैं। तो कुछ टॉपिक लिए गए इंडिया की हिस्ट्री से, बट मेनली मकसद यहाँ पर इंडिया की हिस्ट्री पढ़ना नहीं था। तो थैंक यू दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ। आई होप आपको दोनों चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आए हिस्ट्री के, एंड आप बस एक बार वीडियो ध्यान से देखना, अपनी बुक को पढ़ना, और आपको बहुत अच्छे से चैप्टर क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।